कहती मेरी मदर ने कई बार कहा था कि मेरे को अपने अपने कमरे के अंदर ना कुछ तांत्रिक चीज़ें मिलती हैं, जैसे नींबू मिल गया, कभी हरी मिर्चें मिल गई। तो मुझे अजीब सा लग रहा है ये सब। मेरी मदर को रात को हार्ट अटैक आ गया है। ब्लैक मेलिंग ज़्यादातर लड़कियां कर रही हैं। लड़कियां क्या है, मेंटली प्रिपेयर बहुत है, बहुत तेज़ तर्रार कह सकते हो आप। लड़के एग्जीक्यूशन में बहुत फास्ट होते हैं। इसमें हमने देखा कि वो लेडी जो कैलकटा वाली जिसको पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था, वो लेडी और जो दिल्ली एनसीआर में लेडी थी नर्स, वो दोनों बहनें हैं। तो मैंने कहा छोटी बहन बड़ी बहन को एक अमाउंट कंटिन्यू ट्रांसफ़र कर रही है। तो जिस दिन उस लेडी की डेथ हुई थी उससे 15 दिन पहले एक हैवी अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था, जो कैलकटा में लेडी बैठी है। मेल पार्टनर है और मैंने इसको आईफोन दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, 2 लाख रुपए इसको महीने के मैं देता हूँ और ये किसी और लड़के के साथ नहीं जाएगा, इससे मुझे को खुश रखेगा। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में भी वी हैव विद अस वन मोर टाइम अ प्राइवेट डिटेक्टिव जो कि 30-35 साल से इस बिजनेस में है। और अगर मैं सर के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो सर प्री मैट्रिमोनियल केसेस, पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस, फ्रॉड, स्कैम्स, मर्डर्स वाले केसेस को डील करते हैं। और भाई आजकल तो आप सभी को पता है कि शादियाँ नहीं टिक रही हैं, रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे हैं, और आप अगर कोई पार्टनर देखने जाते हो और आपको जज करना है कि ये पार्टनर आपके लिए सही होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो उस केस में आपको सर की हेल्प जरूर पड़ेगी। बिकॉज सर बहुत डीपली रिसर्च करते हैं, स्पाई करते हैं और आपको बताएंगे कि ये पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं है। एंड ऑल्सो जैसे मैंने बताया स्कैम्स, फ्रॉड्स में भी सर आप लोग की हेल्प जरूर करते हैं। तो स्वागत करते हैं हमारे शो पे संजीव देशवाल सर का। सर वेलकम टू आवर शो। थैंक यू दीपक, थैंक यू पीयूष। वेलकम सर। सर इतने साल हो गए आपको, 35 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट। तो क्या आपने जैसे अब देखो या पहले का टाइम देखो, पास का, तो क्या चीज़ें चेंज हुई है डिटेक्टिव की फील्ड में, एक थोड़ा आप बताओ। देखिए डिटेक्टिव की फील्ड में ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई, क्योंकि तब हम इन्वेस्टिगेशन करते थे, तब हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता था, मोबाइल्स नहीं होते थे और इस तरीके की एक्टिविटी हम तब कैच नहीं कर पाते थे। लेकिन तब लोग भी उसी तरीके से मूव करते थे, नेचुरली अपने घर से जाते थे, बाहर मूवमेंट करते थे, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उस मूवमेंट को पकड़ लेते थे। लेकिन तब कैमरे नहीं होते थे, तब हमें ऐसे कैमरे यूज़ करने पड़ते थे जिसकी अगर कहते हैं रील को धोने में टाइम लगता था, और रील धुल के जब आती थी तो पता चलता था यार वो जो अपने फ़ोटो खींची वो तो फ़ोटो खींची ही नहीं वो तो फ़ोटो ही गलत हो गई। लेकिन आज की तारीख में इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा ईजी है। तब इन्वेस्टिगेशन टफ थी, अब इन्वेस्टिगेशन बहुत ईजी है, क्योंकि हर आदमी इसी मोबाइल से बंधा हुआ है। हर आदमी इस मोबाइल से बंधा हुआ है, हर आदमी अपनी कार से बंधा हुआ है, कार से मूवमेंट करता है, पता चल जाता है कार से कहाँ जाएगा, बाइक से कहाँ जाएगा, मोबाइल से कहाँ बात करेगा, बैंक से क्या ट्रांजैक्शन करेगा। तब तो लोगों के बैंक अकाउंट भी नहीं होते थे। करेक्ट। तो आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत आसान हो गई है और चीज़ें बदल गई। और पहले तो सर मल्टीपल आईडीज भी होती थी लोगों की, जैसे मल्टीपल पैन कार्ड्स या मल्टीपल, तो तब भी उसमें भी मुश्किल होता होगा कि भाई ट्रैक करना और वो सारी चीज़ें। आज से अगर मैं 35-40 साल में कुछ प्रोफेशन में हो गए हैं, तो अगर मैं वो वक्त याद करता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ अब इस वक्त को देखते हुए कि कितना आसान है इन्वेस्टिगेशन करना। तब तो बहुत टफ था। तब तो ये आपके पास एक ही तरीका था कि जो घर में लोग काम करने वाले मेट्स हैं या उनके दोस्त हैं, उन दोस्तों को दोस्ती करके, ट्रैप करके, उनके साथ रह के कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो या थोड़ा बहुत पीछा कर लो। तब यही तरीके थे हमारे पास। और हमेशा इन्फॉर्मेशन देने वाले सबसे ज़्यादा कौन लोग होते हैं? या तो आपके घर के मेट्स होते हैं, या आपके ड्राइवर्स होते हैं, या आपके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, या आपके दोस्त होते हैं, या आपके नियरेस्ट दोस्त होते हैं। यही सब लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तब ये इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग थे। अब इसके अलावा और हमारे पास गैजेट्स आ गए हैं, तो हमारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी मिलती है। कोई फॉरेन कंट्री का केस बताओ जो आपने इन्वेस्टिगेट किया हो। फॉरेन कंट्री से केस आए हैं, फॉरेन कंट्री भी हमने जाके केसेस किए हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री का केस सुने तो एक दुबई की हमारे दोस्त थे, और दोस्त क्या थे, फ्लाइट में मिले थे तो दोस्त हो गए थे। जब उन्हें पता चला प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, तो उन्होंने कहा यार अपना विजिटिंग कार्ड दे दो, पता नहीं कब आपकी ज़रूरत पड़ जाए। जैसे लोगों को डॉक्टर की, पुलिस की, किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन्होंने एक ऐसे दोस्ताने में उन्होंने हमसे अपना चेंज कर लिया था कनेक्शन, कॉन्टैक्ट्स वगैरह। तो मुझे कॉल आती है कि यार संजीव जी, हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय काम करता था और वो एम्प्लॉय पिछले 10-15 साल से काम कर रहा है। मेरा एक ऑफ़िस दुबई में है और एक ऑफ़िस मेरा मॉस्को में है और एक ऑफ़िस लंदन में है। मैं अपने बिज़नेस को देखने के लिए जाता रहता हूँ। इसी दौरान ये जो आदमी मेरे यहाँ काम करता है, ये एक तरीके से मनी कलेक्टर है कि हर जगह जाएगा, हर ऑफिस में जाएगा कि भाई आपके पास इतना पैसा रह गया, आपके पास इतना पैसा रह गया, वहाँ से पैसा लेना होता है। इसने बिल्स होते हैं, बिल्स दिखाता है, पैसे लेता है। सबको पता है, हमारे जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितने क्लाइंट्स हैं, सबको पता है कि पैसे लेने आता है। अब ये क्या कर रहा था, ये इस दौरान मेरे को 15-20 दिन लग गए
इन सिटीज़ में अपनी इस कंट्रीज़ में कहते हैं गए हुए अपने काम को देखते हुए, तो इसी बीच ये पैसा कलेक्ट करता रहा और पैसा कलेक्ट करके ऑफिस में ना जमा करके अपने पास रखता रहा। जब इससे पूछा गया ऑफिस के स्टाफ ने, जो सीनियर स्टाफ था, कि भाई पैसा लेके आए हो वहाँ से आपको 1 लाख दिरहम लाने थे, आपको वहाँ से 50,000 दिरहम लाने थे, वहाँ से आपको चेक लेके आना था, लाए हो? कहता नहीं सर, उसने ये बहाना बना दिया, उसने वो बना दिया, वो कह रहा मैं कल दूंगा, मैं परसों दूंगा। इस तरीके से टाइम को किल कर रहा था। जब मैं वापस आया और शॉप पे अपनी कहते हैं देखा मैंने लेज़र, तो मैं कहा यार इसमें तो कोई रिकवरी नहीं है, कोई पैसा ही नहीं आया, ये कैसे हो सकता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, बुलाओ उसको। तो हमने उसको फ़ोन किया, तो रात के 8 बज रहे थे। उसने फ़ोन पिक किया, तो मैंने कहा ऑफिस आओ। कह सर आप कब आए? मैं कभी भी आया हूँ, तुम ऑफिस आओ। कहता है सर मेरे को थोड़ा तबीयत मेरी ख़राब है, मुझे बुखार लग रहा है, तो मैं कल आ जाऊँ। कहता नहीं आप ऑफिस आओ, नहीं तो हम आते हैं आपके पास। तो कहता है सर ठीक है, फिर मैं 2-3 घंटे में आपके पास पहुँच जाता हूँ, थोड़ा नहा धो लेता हूँ, थोड़ा खा पी लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। कहता कोई बात नहीं। 3 घंटे गुजर गए। 3 घंटे के बाद वो इंसान नहीं आया। अब यहाँ तो प्रॉब्लम हो रही है मालिक को कि यहाँ पे लाखों करोड़ों का बिजनेस कहते हैं और इसमें इतना पैसा रिकवरी थी, वो आई नहीं है। तो इमीडिएटली फ़ोन दोबारा किया गया तो उसका स्विच ऑफ आया। जैसे ही स्विच ऑफ आया, यहाँ पे क्लाइंट स्मार्ट था, उसको सिग्नल मिल गया कुछ तो गड़बड़ हो गई है। उसने इमीडिएटली, हमारे देश में क्या है कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो पुलिस कहेगी कल आना, परसों आना, ये कंप्लेंट कैसी है, लेज़र दिखाओ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। दुबई में ऐसा नहीं था। दुबई में जैसे उसने पुलिस को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे यहाँ एम्प्लॉय काम करता है और 10-15 करोड़ मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, और मैं उसको स्विच ऑफ है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ और वो आ नहीं रहा है, हमने लड़का भेजा, घर पे ताला लगा हुआ है, समथिंग इज़ रॉन्ग। पुलिस ने इमीडिएटली एयरपोर्ट पे फ़ोन करके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पूछा, ये पासपोर्ट नंबर है? कहता सर वो तो 2 घंटे पहले फ़्लाइट लेके जा चुका है। भाई कहाँ की फ़्लाइट ली है? जी इंडिया की फ़्लाइट ली है। क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया रात को, अब रात के 12 बज रहे थे। देशवाल जी, पहले तो मैंने बड़ी मुश्किल से फ़ोन उठाया, 1-8 घंटे बार फ़ोन बज रहे थे। नेचुरल मैं जल्दी सो जाता हूँ 10 बजे के आसपास, तो 12 बजे बार फ़ोन आ रहे थे। मैं कहा यार क्यों इतना फ़ोन कर रहा है ये दुबई से। एनीवे फ़ोन उठाया। जैसे ही फ़ोन उठाया उसने बोला यार फटाफट तैयार हो जाओ और एयरपोर्ट पहुँच जाओ। मैं क्या हुआ एयरपोर्ट पर? कहता है यार ऐसे ऐसे वो बंदा आने वाला है और कहते हैं उसको आपने गिरफ्तार करवाना है। मैंने कहा बॉस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, किस गेट से निकलेगा, कहाँ से टैक्सी पकड़ेगा, विदाउट टीम लिए वहाँ जाना सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन फिर भी चलो आपने कहा है तो कोशिश कर लेते हैं। कह रहा पेमेंट की बाद में बात हो जाएगी, आप इमीडिएटली कर लो। टीम तो नहीं जा सकती थी, क्यों रात के 1 बजे मैं 2 बजे किस टीम को बोलता, कहाँ बोलता। मैं खुद अपने साथ 2 लड़के लेके, नहीं 2 लड़के मेरे पास हमेशा ही रहते हैं, 2 लड़के लेके मैं पहुँच गया। नेचुरल एयरपोर्ट पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब एयरपोर्ट पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन में हमने उसको सिंगापुर से जाकर अरेस्ट करवाया, क्योंकि वो यहाँ आया, दोबारा उसने इमिग्रेशन में चेक किया, फिर वो सिंगापुर चला गया। सिंगापुर हमने इन्वेस्टिगेशन करी, सिंगापुर की पुलिस से बात करी, उसको वहाँ से अरेस्ट करा के फिर हम इंडिया लेके आए। होता क्या है ना, इन्वेस्टिगेशन में आपको टाइम बहुत कीमती है। अगर आपने इमीडिएटली स्टेप्स नहीं उठाए टाइम के साथ, तो आपको कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, कई बार चीज़ें बहुत आपसे दूर हो जाएंगी। एक बार कहते हैं हमारे पास एक लेडी ने हमें फ़ोन किया कि संजीव जी आपकी सर्विस चाहिए। मैं कहा जी ऑफिस आके मिलो। ये इंडिया की बात है या इंडिया के बाहर की बात? बाहर से लेडी ने फ़ोन किया था, केस इंडिया का था। तो वो हमारी हेल्प लेना चाहती थी। कहती हैं संजीव जी मेरे से एक आपकी सर्विस हायर करना चाहती हूँ। तो मैं मेरे से पर्सनली आके मिलो। कहती है नहीं देशवाल जी मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, मैं नहीं मिल सकती हूँ, आप मेरा केस समझ लो, तो जैसे आप कहोगे वैसे हो जाएगा। मैं बताइए अपना केस बताइए। कहते संजीव जी मैं काफ़ी टाइम से अपने हस्बैंड के साथ लंदन में सेटल हो गई हूँ। तो लेडी ने हमें कहा कि देशवाल जी आपकी सर्विस चाहिए, और हमारी प्रॉपर्टी दिल्ली NCR में और अपना पंजाब में है, और सारी की सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सब किराए पे चढ़ी हुई हैं। एक प्रॉपर्टी दिल्ली NCR में है जिसमें मेरी मदर रहती हैं और एक केयर टेकर रहती है। अच्छा जी क्या प्रॉब्लम है? कहती मेरे हस्बैंड पिछले 6 महीने से हर महीने जाने लग गए हैं इंडिया। पहले वो 3 महीने में एक बार जाते थे, उनकी 4-5-6 विजिट हो गई हैं पिछले 6 महीने में, और जो भी विजिट हो 10-10 12-12 दिन की हैं, 15-15 दिन की हैं। तो तकरीबन समझ लो कि 50% वो यहाँ रहते हैं, 50% वहाँ रहते हैं।
जो मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी बीच मेरी मदर ने मुझे फ़ोन भी करके कहा था कि इस केयर टेकर को हटा दो, कुछ शक मुझे लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताई गड़बड़ क्या है, या तो शायद उन्होंने देखा नहीं, या जो उनको लगा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे बता दिया। तो देशवाल जी ज़रा देखो ये केयर टेकर कैसी है, क्या है, मेरी मदर को ऐसा क्या शक हुआ, मेरे हस्बैंड का क्या मूवमेंट है वहाँ पे। मैं ठीक है, जब आपके हस्बैंड आएंगे तो आप हमें बता देना, उससे पहले हम जरा केयर टेकर को एक बार इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। केयर टेकर को इन्वेस्टिगेट किया, 10 दिन में उसकी ऐसी चीज़ आने लगी कि उसके हाथ में लेटेस्ट आईफोन है, अच्छी गाड़ी है। तो मैंने लेडी से पूछा कि आप उसको कितनी सैलरी दे रहे हो बॉस? कह जी इसको हम 60,000 सैलरी दे रहे हैं। मैं 60,000 सैलरी के अंदर इस तरीके की लाइफ को जीना थोड़ा सा टफ लग रहा है मेरे को। आईफोन और गाड़ी वगैरह, कौन सी गाड़ी थी उस पर? गाड़ी अच्छी थी, गाड़ी अच्छी थी, हाँ, मर्सिडीज़ नहीं थी, लेकिन कहते हैं अपनी सेडान थी। तो मैंने कहा कि बॉस गड़बड़ तो कुछ है, अब क्या किया जाए। मैंने कहा ठीक है लेडी को कि आपके जैसे हस्बैंड आते हैं मुझे 2-3 दिन पहले बता देना। लेडी ने बता दिया कि उनकी टिकट है इस दिन की, आप देख लीजिए देशवाल जी। हस्बैंड आए, ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर शॉकिंग कि उस नर्स के साथ वो एक अच्छे 5 स्टार होटलों में भी जा रहे हैं, डिनर भी कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो लफड़ा हो गया भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। मेड के साथ? हाँ, मेड का वो कहते हैं एक तरीके से नर्स थी, हेल्थ इशू मैं कहते हैं मदर को देखती होगी, मदर की हेल्प करती हेल्पर ही होगी। हुई एक तरीके से, घर का हाउस हाँ, हेल्प जो केयर होता है। टेकर टाइप की होती है ना नर्सेस, हम रख लेते हैं बुजुर्ग लोगों के लिए कि तो भाई टाइम से दवाई दे दें, टाइम से उनका ध्यान रखें। लेडीज़ को रात को बहुत सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम हो सकती हैं उम्र दराज में, टॉयलेट जाना है, कब जाना है, कैसे, बहुत सारी टॉयलेट प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने कहा ये तो साफ गड़बड़ है। मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि बॉस ये तो बहुत गड़बड़ लग रही है कि उस लेडी के साथ ये 5 स्टार होटल में डिनर कर रहे हैं, और वो भी केयर टेकर ब्यूटीफुल थी, कोई दो राय नहीं है। उम्र काफ़ी कम थी उसकी, हार्डली होगी 33-34 की। और जो हमारे क्लाइंट के हस्बैंड थे उनकी एज थी 54 के आसपास, 55 के आसपास। तो काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन ठीक थे, फिट थे। शौकीन। उसी दौरान जब वो कहते हैं जो लेडी थी हमारी क्लाइंट, उन्होंने बोला ठीक है मेरे को सारी फ़ोटोज़ वीडियो सब मेरे को भेज दीजिए। मैं कहा ठीक है मैं भेज देता हूँ। वो जो 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, हाँ, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेडी किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रही है, कहाँ उसके पास आईफोन में बात करते हुए, इस तरीके की सारी फ़ोटो मैंने भेज दी। क्लाइंट ने कहा इसको अभी हम रखते हैं, इसके ऊपर हम एक्शन बाद में लेंगे, क्योंकि मुझे अलास्का जाना है घूमने के लिए। अच्छा। मैं अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ अलास्का का प्रोग्राम बना रही हूँ संजीव जी। तो मैं वापस आपसे आके, और अलास्का था सिएटल से अलास्का क्रूज़ के थ्रू, तो मेरी आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी क्योंकि कई बार यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं ठीक है सो ओके, नो प्रॉब्लम। 1 महीने बाद उस लेडी का मेरे को फ़ोन आता है कि संजीव जी शॉकिंग न्यूज़ है, मेरी मदर नहीं रही, मेरी मदर का देहांत हो गया है, और मुझे शक है कुछ कि इसमें कहीं ना कहीं जो केयर टेकर उसका कोई खेल है। मैं कहा ऐसा क्या हो गया? कहते मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि भाई उस केयर टेकर को निकालो यार, हमें नहीं रखनी, अब हम कोई और केयर टेकर देखेंगे, मेरी मदर भी उससे खुश नहीं है। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं नहीं केयर टेकर है, उससे हमारा कहते हैं अनुबंध हुआ है भाई, हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो इस पे हमारा झगड़ा भी हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है अलास्का से आके देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो जब मैं अलास्का अपना क्रूज़ पे थी तब मुझे मैसेज मिला कि मेरी मदर को रात को हार्ट अटैक आ गया है। मैं ना फ्लाइट बोर्ड कुछ नहीं कर सकती थी। तो मैंने अपने रिश्तेदारों को कहा कि ठीक है फिर क्रिमिनेशन करा दो, और उनका क्रिमिनेशन हो गया। लेकिन अब मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें इस लेडी का इन्वॉल्वमेंट है। मैं कहा और क्या, अब मुझे और ज़्यादा बताइए। कहती मेरी मदर ने कई बार कहा था कि मेरे को अपने अपने कमरे के अंदर ना कुछ तांत्रिक चीज़ें मिलती हैं, जैसे नींबू मिल गया, कभी हरी मिर्चें मिल गई। तो मुझे अजीब सा लग रहा है ये सब। मेरे कमरे में इनका कोई यूज़ नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ये कुछ मेरे को खाने में तो नहीं देने लग गई है, क्योंकि सब तो इसी ने करना है। एक हमें हल्का सा इशारा मिल गया था कि कहीं ना कहीं ये लेडी तांत्रिक से कहीं जुड़ी हुई है। हमने उस लेडी को अच्छी तरह ऑब्जर्वेशन में रखा, कहीं तांत्रिक के साथ नहीं, कोई तांत्रिक के साथ उसकी मीटिंग नहीं, कोई मुलाकात नहीं। हमने बोला ये कैसे हो सकता है कि जब उस लेडी घर में काम करती है, उसकी मदर बोल रही है कि वो यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिल रही थी, तो रखेगी तो ये लेडी, लेकिन लेडी तो किसी तांत्रिक से मिल नहीं रही है। और डेप्थ में गए तो पता चला उसकी मदर एक फ्लैट में रहती हैं दिल्ली NCR में। अब हम मदर की डिटेल्स में गए कि मदर क्या करती हैं।
मदर भी नर्स स्टाफ थी, अकेले रह रही थी। अब मैं हैरान था कि मदर भी अच्छे घर में रह रही हैं तो लड़की इनके साथ क्यों नहीं रह रही है, उसी बुजुर्ग लेडी के यहाँ क्यों रह रही है, और जेंट्स उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। जब हमने उस लेडी की इन्वेस्टिगेशन की, उस लेडी की मदर की, तो हमने देखा उसके बैंक के अकाउंट से 75,000 रुपीज़ किसी अकाउंट में डिपॉजिट हो रहे हैं हर महीने कंटिन्यूटी में पिछले कई साल से। और ये लेडी जो नर्स थी, जो हमारा प्राइम सब्जेक्ट था, वो 1.5 लाख रुपए हर महीने इसको डाल रही है। अब हम यहाँ सरप्राइज थे कि इसको मिल तो 60,000 रुपीज़ रहे हैं, ये 1.5 लाख रुपए कहाँ से लेके आती है, कैसे बैंक में डालती है। फिर इसकी मदर वो पेमेंट में से आगे किसको ट्रांसफ़र कर रही है, वो कौन है। तो वहाँ ट्रांसफ़र का एड्रेस निकलवाया, नाम आया एक लेडी का, एड्रेस आया। अब हम गए वोटिंग लिस्ट के अंदर। ये स्किल थी इन्वेस्टिगेशन की, ताकि हम डेप्थ में जाना चाह रहे थे कि क्या होता है, क्योंकि उसकी मदर भी किसी तांत्रिक से नहीं मिल रही थी। पर सर बैंक स्टेटमेंट ऐसे आप वो हो जाता मिल जाती हैं चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जब निकालनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो मजबूरी है कि बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम डिटेल नहीं निकलवाते, हम सिर्फ अपने सोर्सेज से पूछ लेते हैं कि भाई थोड़ा सा बता दे यार कि क्या तेरे को दिख रहा है, क्योंकि निकालेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारे इलीगल एक्टिविटी में आ जाएगा, प्रॉब्लम करेगा हमें। लेकिन सोर्सेज बता देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं। विदाउट सोर्सेज तो कोई इन्वेस्टिगेशन दुनिया में हो ही नहीं सकती ना। तो जब ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई तो हमने वोटर लिस्ट के अंदर गए। वोटर लिस्ट में हमने देखा कि वो लेडी जो कैलकटा वाली, जिसको पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था, वो लेडी और जो दिल्ली एनसीआर में लेडी थी नर्स, वो दोनों बहनें हैं। वो बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है। तो मैंने कहा छोटी बहन बड़ी बहन को एक अमाउंट कंटिन्यू ट्रांसफ़र कर रही है। इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस किया तो जिस दिन उस लेडी की डेथ हुई थी, हमारी क्लाइंट की मदर की डेथ हुई थी, उससे 15 दिन पहले एक हैवी अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था, जो कैलकाटा में लेडी बैठी है। हम इमीडिएटली कैलकाटा टीम हमने निकाली कि इस लेडी को ज़रा इन्वेस्टिगेट करो। जब लेडी को इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि हमारे पास एड्रेस आ चुका था, हमारे पास रिलेशंस आ चुके थे, सब वोटर लिस्ट में दिख चुके थे, हम वहाँ जब पहुँचे कैलकाटा, उस लेडी पे जब हमने 10-15 दिन ऑब्जर्वेशन रखी तो पता चला वो लेडी किसी तांत्रिक से मिल रही है। ओके। अब हम उस तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए। हमने उस तांत्रिक को इन्वेस्टिगेट किया। तांत्रिक के बाद हम अपनी स्टोरी लेके पहुंच गए कि जी मेरी मदर इन लॉ हैं, बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, कोई तो उपाय करो यार। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं 11,000 रुपये लूँगा 1 हफ्ते के, मैं आपको कोई दवाई देता हूँ, पुड़िया देता हूँ, उनके यहाँ रख देना, वहाँ रख देना, ये सब रिकॉर्ड होने लगे। आपने स्टोरी ऐसी कुकअप करी? हाँ, उसी टाइप की स्टोरी कुकअप की ना, क्योंकि तभी तो हमारे पास एविडेंसेस आएंगे। तो उसी एविडेंस के दौरान हमने ऑडियो वीडियोस की रिकॉर्डिंग बनानी शुरू कर दी। 11,000 कैसे दे रहे हैं, वो क्या हमें दे रहा है, कौन सी पुड़िया दे रहा है, कौन से तंत्र मंत्र डाल रहा है। ऐसे करते 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 हमने उसको बोला, 1 हफ्ता निकाल दिया, 2 हफ्ते निकाल दिए, 3 हफ्ते निकाल दिए। जब 3 हफ्ते हो गए, मैंने कहा यार तुम्हारी दवाई तो काम ही नहीं कर रही है, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, कोई ऐसा कुछ करो ना जिससे कि यार बुढ़िया ही ना रहे, लफड़ा ही ख़त्म करो। कहता वो भी हो जाएगा। अब ये हम पहली बार बोलते तो वो बात नहीं मानता, लेकिन जब उससे हमने 3 हफ्ते तक कंटिन्यूटी में पैसा दिया तो वहाँ विश्वास जमा लिया गया। और फिर हम शिकायत भी कर रहे हैं कि यार तुम्हें हम पैसा दे रहे हैं, तुम्हारा काम, तुम्हारी दवाइयाँ काम तो कर नहीं रही हैं, तो यार हम किसी और तांत्रिक को देखेंगे। तो उसे लगा यार पैसा तो दे रहा है ये इंसान टाइम से, और ये हाथ से ना निकल जाए। तो जब वो ट्रैप अच्छी तरह हो गया तो उस ट्रैप के अंदर हमने बोला कि पैसा बता कितना चाहिए, ये लफड़ा ही ख़त्म कर यार। तो कहता ठीक है, मैं अब आपको एक बढ़िया चीज़ देता हूँ। तो मैंने कहा दियो तब जब वो कहीं आजमाई हुई हो, और पैसे बता कितने लेगा। कहता पैसे लूँगा मैं 2 लाख रुपये। तो वहाँ पे हमने ड्रामे नहीं इतने नहीं दे सकते, ये है वो है, हम ज़्यादा से ज़्यादा देखो 1.25 लाख रुपये दे सकते हैं। 1.25 लाख पे उसको हमने कहीं ट्रैप कर लिया और 25,000 हमने उसको एडवांस दे दी। वो सब वीडियो बन गई। मैंने कहा दवाई वो दियो जो कारगर हो और जो तूने पहले आजमाई हो, हम ऐसे नहीं मानेंगे तेरे को। अब उसके 25,000 हाथ में आ चुके थे, 11,000 करके 33,000 हाथ में आ चुके थे। उस बंगाली को लगा कि यार ये तो पैसे तो दे ही रहे हैं, लाख रुपए मेरे अटक रहे हैं। तो अगले ने अपनी बड़ाई करने की, नहीं ये दवाई काम करती है, एक हमारे जानकार हैं, हमने उनको दी थी, उनका कोई दिल्ली में था, हो गया उसका काम। अच्छा। तो
मैं कहा पक्की बात काम हो गया था, हम तभी लेंगे, नहीं तो हमारे 25,000 वापस कर। अब उसे लगा 25,000 जाएंगे यहाँ से। कहता नहीं मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन उनका काम हो गया था, उन्होंने बताया था, वो बड़े खुश होकर आए थे हमारे पास और उन्होंने मुझे पैसे दिए थे पूरे। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में आ गई, पूरा कनेक्शन हाथ में आ गया। डिटेल्स बताई थी उन्होंने कि किनको दिए थे, कौन थे, ये नहीं उसने बताया? बताया कि कहते हैं हमने किसी को यहाँ पे दिया था, उनका कोई कनेक्शन था दिल्ली में, उसका काम हो गया है। अब वो ये तो कहेगा नहीं हत्या हो गई या मर गया, उन्होंने बताया होगा भाई, अगले गए होंगे कि भाई तू पैसे तेरे इतने रह गए थे, पकड़ हमारा काम हो गया है। और काम क्या था, किसी को रास्ते से हटाना था। ये सारी जब हमारे पास इंफॉर्मेशंस आ गई तो पूरी चेन बन चुकी थी कि कैसे कैसे काम हुआ है। पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था, वो कहते जो बंगाली बाबू था वो क्या बोल रहा था, वो हमें क्या दे रहा था। हमने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन गए, पुलिस से हमने बात करी, ये हमारे पे रिकॉर्डिंग्स है, ये लोग हैं, ऐसे ऐसे ये सब हुआ है। तो वो फ़ोटो देख के चमक गया पुलिस वाला, कहते इनको तुम बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। मैं क्यों? कहते इन्होंने एक जगह और भी कांड कर रखा है, ये माँ बेटी ने। अरे सेम, बिल्कुल सेम स्टाइल। तो मैंने कहा कहाँ कर रखा है? कहता वो हम आपको नहीं बताएंगे, आप बस ये बताओ ये हैं कहाँ पे। अब मैं सरप्राइज था कि अगर मैंने इनको बता दिया कहीं पैसे खा के, वही है ना पुलिस की प्रॉब्लम है, कहीं मामला ख़राब ना हो जाए, क्योंकि काम तो हम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, पुलिस के लिए नहीं कर रहे हैं ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको शाम को आके सारी डिटेल्स देता हूँ। और वहाँ से किसी निकल कर मैंने इमीडिएटली अपने क्लाइंट से बात करी कि बॉस ये सिचुएशन है, अगर आप कहो तो मैं पुलिस को दे दूँ, तो पुलिस अपने तरीके से हैंडल करेगी, लेकिन कहीं यहाँ पे कुछ एडजस्ट ना हो जाए, ये आप देख लीजिएगा, और या फिर मैं आपको देता हूँ, आप अपने तरीके से देखिए। कहते नहीं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स सब मुझे दो, मैं अपने आप देखूँगी। अब ये केस मुझे लगता है कि अगले 2-4 महीने के अंदर न्यूज़पेपर में आएगा, क्योंकि अब उस पर पुलिस काम कर रही है, गिरफ्तार लोग हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और उसके अंदर हैं जो आज सामने आ जाएंगी कि वो और कहाँ कत्ल किया गया है। तो इस तरीके के लोग हैं। पोस्ट मैट्रिमोनियल भी हो जाता है इसमें। हस्बैंड को थोड़ी पता था कि ये लेडी इस तरीके की है, सही बात। लेकिन हस्बैंड तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। जब हस्बैंड को पता चला तो हस्बैंड ने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी होंगी अपनी वाइफ को कि मैंने इसको कितना पैसा दिया है, जितना पैसा दिया है वो पैसा फिर वाइफ लेडी ने अपनी माँ के अकाउंट में डाला है, फिर उसमें से गया है वो पैसा कैलकाटा की लेडी को, उसकी बहन को, फिर उसमें से पैसा गया है तांत्रिक को। तांत्रिक ने मान ही लिया है, वहाँ पे डेथ हुई है। एक केस पहले करके आ चुके हैं। अब इसमें सर्कमस्टेंस एविडेंस ज़्यादा है, कॉन्क्रीट एविडेंस कम है। अब इसमें कॉन्क्रीट एविडेंस क्या बनेगा? कॉन्क्रीट एविडेंस तब बनेगा जब उस केमिकल का पता चलेगा जो तांत्रिक ने हमें दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उस लेडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसका क्रिमिनेशन हो चुका है। अगर उसका पोस्टमार्टम हुआ होता, केमिकल मालूम पड़ जाता कि ये वही है, तो वो केमिकल और उसकी बॉडी में वो केमिकल, तो वो कॉन्क्रीट एविडेंस बनती। तो यहाँ कहीं कॉन्क्रीट एविडेंस मिसिंग है, लेकिन सर्कमस्टेंस एविडेंस, चेन ऑफ द एविडेंस बहुत साफ साफ है, जो बताती हैं कि किस तरीके से ये कत्ल हुआ है। पर सर जैसे रिकॉर्डिंग्स भी है और वीडियो, यस, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ये तांत्रिक की, लेकिन तांत्रिक ने उसमें नाम नहीं लिया उस लेडी का, क्योंकि उसको लेडी का नाम ही नहीं मालूम था। वो डिटेल्स नहीं दी, लेकिन सिमिलर केस बता दिया कि मैंने वहां पे किया है। हाँ, लेकिन वो केस इसी से जुड़ा हुआ है। ये हमने प्रूफ किया कैसे? क्योंकि चेन ऑफ एविडेंस दिख रही है ना, कि आप बात कर रहे थे वो पुलिस निकाल लेगी, आप तांत्रिक से बात कर रहे थे, जो कैलकाटा की लेडी थी वो तांत्रिक से बात कर रही होगी, वो डिटेल पुलिस निकाल लेगी, तो चेन तो बनी जाएगी। और जब लेडी की डेथ हुई दिल्ली एनसीआर में, तब पैसा ट्रांसफ़र हुआ। नेचुरली जब पैसा ट्रांसफ़र हुआ होगा तो उस लेडी ने तांत्रिक को बोला होगा मेरे पे पैसा आ गया है, वो यार दवाई दुई तैयार कर लो। तो ये सारी चेन तो मिलेगी। जैसी ये चेन 100% इस्टेब्लिश होगी तो फिर ये केस। हस्बैंड है पकड़ा गया एक तरीके से, वो तो फंसा ही है कि वो घूम रहा है। और हस्बैंड तो आशिकी का मारा हो गया ना, वो तो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, वो तो चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया। वाइफ ने तो उसको जो डराना था, धमकाना था, उनका वो एक अलग स्टोरी है, उनकी अपनी स्टोरी अंदर ही अंदर चल रही है। वो तो हमने वीडियो फोटो पहली बार में भेज दिए थे, तो उसी वजह से, तो मुझे लगता है उसी वजह से सारे काम हुए। जो हमने वीडियोस फोटो भेजी होंगी तो लेडी ने झगड़ा किया होगा कि इसको निकालो, और जो लेडी ने कहा होगा, बुजुर्ग लेडी ने, कि भाई मुझे ये तंत्र मंत्र कुछ लगता है और मेरे को इस लेडी को निकालो, ये गलत लग रही है। ये जब कंप्लेंट उस लेडी के पास पहुंची
जो हमारा क्लाइंट था, तो उसने अपने हस्बैंड को भी कहा होगा, हस्बैंड ने उस लेडी को कहा होगा, तो लेडी यहाँ एक्टिवेट हो गई होगी कि अब इसको धीरे धीरे नहीं मारना, अब निकालो इसको। अगर मैंने इसको नहीं निकाला, इसको नहीं मारा, तो हो सकता है कि मेरी नौकरी भी जाएगी और ये बंदा भी मेरे हाथ से जाएगा, क्योंकि उनके तो ये मोड्स ऑपरेंडाई है ना कि भाई इस तरीके से मुझे काम करना है, पैसा कमाना है, इकट्ठा करना है। इस तरीके के केसेस आते हैं हमारे पास। और सर जैसे इतने क्लोज एनकाउंटर पे जैसे तांत्रिक की रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, सब चल रहा था, तो वो कैसे हो पाई, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह? उसके लिए क्या होता है ना कि हमारे पास अब नेचुरली प्राइवेट डिटेक्टिव्स कंपनी है और 35 साल से काम कर रही, तो 1000 तरह के हिडन कैमरास, इक्विपमेंट तो होंगे ही होंगे भाई। अब सीरीज बात है, यूट्यूबर्स हैं तो देखिए ना कितने आपके पास हर तरीके के इक्विपमेंट हैं। तो एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव सारे इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, एक से एक इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है बहुत क्रिस्टल क्लियर होती है। तो आपके हिसाब से कौन सा सबसे बढ़िया ऐसा इक्विपमेंट है डिटेक्टिव के पास जो मतलब आपका फेवरेट बेसिकली कि आप यूज़ करते ही करते हो? अब इसी में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है पीयूष। हाँ, सबसे बढ़िया कैमरा कौन सा है जिससे फ़ोटो खींची जाती है, बताओ? तो आप सोचोगे बहुत सारे कैमरे हैं। हाँ, तो ऐसी बहुत सारे इक्विपमेंट भी हैं, अच्छा, क्योंकि आप एक इक्विपमेंट को नहीं बोल सकते हो। कोई इक्विपमेंट बहुत देर तक रिकॉर्डिंग करता है, कोई इक्विपमेंट बहुत कम रिकॉर्डिंग करता है। मान लीजिए मेरे को इस कमरे में रिकॉर्डिंग करनी है और मैं इस कमरे में बार बार तो नहीं आ सकता हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों की मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। मैं अब एक छोटा सा रिकॉर्डर निकालूंगा, बात करते करते यहाँ पे कहीं चिपका के चले जाऊँगा, ठीक है। लेकिन उस रिकॉर्डर की एक लिमिटेशन तो होगी ना, क्योंकि उसके अंदर इटसेल्फ बैटरी होगी। ऐसा तो है नहीं वो सालों साल करता रहेगा। मुझे वो रिकॉर्डर चाहिए भी है वापस, क्योंकि उसी से तो मेरे को बाहर पता चलेगा कि आपने रिकॉर्डिंग मैंने क्या की है। पहले क्या होता था, UHF BHF तो बग आते थे, तो हम बग लगा गए, बाहर बैठे बैठे सुन रहे हैं। अब वो चीज़ें हो गई हैं कम, अब आ गए ऑडियो रिकॉर्डर्स। तो ऑडियो रिकॉर्डर अगर मैंने यहाँ लगा दिया इस कमरे के अंदर, तो इस कमरे के अंदर 8-10 दिन जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो रही है। और आप उस बग को अगर पकड़ भी लोगे तो उससे रिकॉर्डिंग निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि उसके अंदर पासवर्ड है। आपने 3 बार पासवर्ड डाला तो सारी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर वो आपको बग मिल भी गया, लेकिन उसकी खूबी ये है कि वो बग बहुत छोटा है, 10 दिन कंटिन्यू रिकॉर्ड करता है। उस बग को लेने के लिए, आने के लिए मेरे पे एक स्किल होनी चाहिए कि मैं यहाँ कुछ भूल गया था, कुछ गिर गया था, या दोबारा कोई बहाना बनाना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए इस कमरे में दोबारा आने के लिए। अगर मेरे पास वो स्किल्स हैं तो फिर मैं वो रिकॉर्डर ले जा सकता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डर ले जाऊँगा तभी मेरे पे रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। ऐसे इक्विपमेंट है कि मेरे को पता, अगर इस कमरे में 1 घंटा आने का मौका मिलता है और इस कमरे में कोई नहीं है, और अगली बार फिर मेरे को 1 घंटा आने का मौका मिलेगा, इस कमरे में कोई नहीं होगा, तो फिर नेचुरली मैं ऐसा रिकॉर्डर लगाऊंगा जिसको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से करंट मिल जाए। अब इलेक्ट्रिसिटी से अगर मैं किसी चीज़ को करंट दे रहा हूँ तो फिर तो ज़िंदगी में चलता रहेगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो मैं वाईफाई से उसको जोड़ दूंगा, उसके अंदर डोंगल लगा दूंगा। 1000 तरीके हैं। इन्वेस्टिगेशन करने का कोई एक तरीका नहीं है। क्या सर्कमस्टेंस है, कैसी आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, ऑडियो में लेनी है, वीडियो में लेनी है, इमीडिएटली लेनी है, वाईफाई के थ्रू बाहर एकदम सुननी है, फिर रेड करनी, बहुत सारी ना सर्कमस्टेंसेस हैं इन्वेस्टिगेशंस में। और सर कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपको क्लाइंट ने जैसे आपने इन्वेस्टिगेशन करी किसी के लिए और कभी पता लगने वाला हो बाय चांस कि कुछ कोई जिस क्लाइंट जिसके लिए करवा रहा है इन्वेस्टिगेशन, उस बंदे को पता लग गया हो कि भाई हाँ मेरे पीछे कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कभी ऐसा हुआ है? सर कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के पीछे हो और उन्हें पता लग गया हो, तो उन्होंने आपको गुमराह करने के लिए कुछ और ही प्लान बना लिया हो? देखो, बेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव तो वही है जो जल्दी से एक्सपोज ना हो, क्योंकि अगर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक्सपोज हो रहे हैं तो फिर आप प्राइवेट डिटेक्टिव कैसे हुए? नंबर 1। नंबर 2, किसी के माथे पे तो कम से कम नहीं लिखा हुआ कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि किसी आदमी को ये कहा जा सके कि तू प्राइवेट डिटेक्टिव है, क्योंकि माथे पे लिखा ही नहीं हुआ ना उसके बैग में, ना उसके पर्स में, ना उसके माथे पे, कहीं पे प्राइवेट डिटेक्टिव से जुड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। तो आप उसे कैसे कह सकते हैं कि आप प्राइवेट डिटेक्टिव हैं? ये तो उसका कॉन्फिडेंस है कि वो अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग आपसे बात करे और अपने आप को दिखाए कि मैं यहाँ हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप किसी को पकड़ते हो तो पहला क्वेश्चन होता है यहाँ क्या कर रहे हो। बस जिस दिन आप अपनी आइडेंटिफिकेशन समझा सको कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो फिर आपको कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन ना बता पाओ, मान लो मैं इस घर के पास घूम रहा हूँ, कोई पूछे आप क्यों घूम रहे हो और मेरे पे इसका आंसर नहीं है, ढंग का आंसर नहीं है, तो नेचुरली प्रॉब्लम आएगी। और ये भी हो सकता है कोई कहे आप तो कल भी घूम रहे थे,
आपको तो मैंने परसों भी देखा था कोई बहुत ही स्मार्ट हो, तब आपके पास कल और परसों क्यों थे और आज क्यों हो, जब तक इसका आंसर नहीं है। अगर आंसर नहीं है तो आप फंसे, और आंसर है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। सर आप ऑफ कैमरा एक कनाडा के केस के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्या था वो? देखिए हुआ क्या, एक लेडी हमारे पास आती हैं, मेरे ऑफिस में ही आ जाती हैं सीधा वो, और कहती हैं संजीव जी मुझे किसी ने आपका रेफरेंस दिया था, और ज़्यादा कैसे रेफरेंसेस आते हैं, रेफरेंस दिया था, मैं मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू किसी से मिली थी, जब उसकी पर्सनैलिटी, उससे बातचीत करना, उससे बातचीत करते करते इमोशन में आना, तो मुझे लगा कि ये इंसान मेरे लिए पार्टनर है। लेडी भी इंडियन थी लेकिन कनाडा में ही सेटल थी वो, और डॉक्टर थी। तो और ये मेरा केस अखबार में छपा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज की न्यूज़ है ये। वो लेडी कहती है कि संजीव जी मैं हैरान हूँ, मैं उससे 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ, और अब मैं उसको यहाँ ढूंढने आई हूँ दिल्ली में, तो जो उसने एड्रेस बताए थे वो सब तो एड्रेस गलत है, फ़ोन उसका काफ़ी टाइम पहले स्विच ऑफ हो गया है। तो मैंने कहा मुझे एग्जैक्टली स्टोरी बताइए हुआ क्या है। तो कहती मैट्रिमोनियल साइट से देखा, उसने बोला कि मुझे कनाडा किसी काम से आना है, फिर वो मेरे कनाडा आ गया, मेरे घर पे भी रुका, काफ़ी क्लोज़ भी हो गए हम दोनों, क्योंकि नेचुरली मैच्योर लोग हैं, शादी करनी थी, ऑलरेडी 3-4 महीने से बातचीत कर रहे थे। तो जब बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए, तो क्लोज़ होने के बाद 100% जब क्लियर हो गया अब शादी करनी है, तो मैं कहा ठीक है, फिर कहते हैं अपने फादर वगैरह से बात कर लो। तो उसने बोला कि इंडिया आके कि भाई मेरे फादर तो तैयार ही नहीं हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या लेडी है डॉक्टर, क्योंकि वो अपने आप को ये बता रहा था कि वो तो अरबोपति आदमी है, इज़ अ वेरी मिलियनेयर, अच्छा, बहुत पैसा उसके पास, तो ये तो बहुत क्या मतलब कोई स्टेटस ही मैच नहीं हो रहा। अब लेडी यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर हो गई कि यार क्या किया जाए। तो बोला चिंता मत करो, मैं मदर फादर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद बात बन जाए। उसके बाद वो बोलता है कि मदर फादर से बात बन नहीं पा रही है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मैं अपना बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, और मैंने 50 लाख रुपये इकट्ठा कर लिया दोस्तों से लेके, बस 25-30 लाख रुपए की और कमी पड़ रही है, वो भी भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, मांगा नहीं उसने, हो जाएगा, और फिर मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, 6-7 महीने में काम जम जाएगा साल में, उसके फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने कहा वेरी गुड, बाद में बच्चे वगैरह होंगे तो मदर फादर को समझा लेंगे, क्योंकि लेडी तो चाहती थी, क्योंकि आदमी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, हमने जब देखा था तो यस वो था देखने लायक कि हाँ आप पर्सनैलिटी अच्छी थी, बोल चाल में अच्छा था, दिखने में हर चीज़ अच्छी थी उसकी, लेकिन उसका ही पेशा था, उसने इसको पेशा बनाया था अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, ये बाद में हमें पता चला था। अच्छा, तो हमने कहा कि ठीक है। उसके बाद कहती उसके बाद उसका 15 दिन बाद फ़ोन आया कि बात बन नहीं पा रही है, मुझे वो पैसे भी लौटाने पड़ेंगे दोस्तों के जो ले रखे थे, उसमें से 5-7 लाख रुपए खर्च भी हो गए हैं सेटअप करने में, क्योंकि 25-30 लाख की कमी पड़ रही थी, वो आ नहीं रहा है, तो काम कैसे जमेगा। धीरे धीरे इस तरीके से बात करता रहा, तो लड़की बोला मुझसे ले लो ना, 25 लाख की तो बात है, मुझसे ले लो, अब तो हम दोनों पार्टनर हैं। कहता नहीं नहीं मैं तुम्हारे पैसे लूँगा, अच्छा नहीं लगता, मतलब ड्रामे श्रामे जो होते हैं आदमी को ट्रैप करने के, नहीं नहीं आप ले लो कोई बात नहीं, अपने ही पैसे हैं। कहता चलो ठीक है फिर एक काम करो, 25 लाख मत भेजो, 10 लाख भेज दो, अभी मैं कोशिश करता हूँ उसी से बात बन जाए। 10 लाख आ गए, फिर 15 दिन बाद नहीं यार बात ही नहीं बन पा रही, एक काम करो फिर ठीक है 5 लाख और, ऐसे करके 25 लाख ही ले लिया उसने। जब 25 लाख उसके पास आ गए, अब ये जनाब सेकंड स्टेप की स्टोरी पे आ गए, स्ट्रेटजी सेकंड। लड़की को फ़ोन किया 15-20 दिन के बाद कि रोते हुए बहुत दुखी होके, क्या हुआ क्या हुआ, कहती कुछ नहीं, वो मदर फादर अमेरिका गए हुए थे, रात को फ्लाइट से आए हैं और एयरपोर्ट से आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, फादर की इमीडिएटली डेथ हो गई, मदर हॉस्पिटल में है और मैं अब तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा 10-15 दिन में, बहुत दुखी हो रही है और वो फलाना ढिमकाना। अब लेडी यहाँ पे टेंशन में आ गई, भाई फादर खो दिए, मदर हॉस्पिटल में है, रो रहा है। ठीक है जी, 10-15 दिन लड़की फ़ोन करती रही, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन वो बंद नहीं किया उसने, वो फ़ोन कर रहे थे। हाँ वो फ़ोन करती रही, साइलेंट पे रख के कि हाँ ये अलग उसमें हाँ कि टेंशन में बेचारा बहुत तकलीफ़ में। 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, फिर उसने कहा कि फिर एक दिन फ़ोन उठाया, कहता मम्मी की भी डेथ हो गई,
मैं आत्महत्या कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, सारा पैसा डॉक्टरों में लग गया, खर्चा हो गया, जितना तुमने दिया था, दोस्तों से लिया था, सब पैसा बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया, मदर फादर ने मुझे जायदाद से निकाल दिया था। ड्रामे 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 ड्रामे, ड्रामों की हद ही कर दी, लिमिट फुल क्रॉस। उसका पेशा था वो। एक्चुअली होता क्या है, जब आदमी का आपका पेशा है ना, तो आपको पता है ना कि मेरे को अगला स्टेप कौन सा करना है, उसके बाद अगला स्टेप कौन सा करना है। ये भी सर स्किल वैसे इंसान के अंदर ही होती है, कुछ कुछ इंसानों के। देखो फ्रॉड तो इस दुनिया में होते ही हैं, और फ्रॉडर जो होते हैं, जैसे एक नटवरलाल हुआ था, तो फ्रॉड तो करता ही था, उसका काम था, पेशा था वो। अब यहाँ पर लेडी बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद का हो गया स्विच ऑफ। लेडी ने और 10 दिन 15 दिन फ़ोन पे फ़ोन, जब उसने नहीं उठाया तो वो सीधा इंडिया आ गई कि यार चलो मैं जाती हूँ भाई। अगले ने, अब उसको प्यार था कि उसके 25 लाख की टेंशन थी, ये तो वही जाने ज़्यादा। वो दिल्ली आ गई, मेरे ऑफिस सीधा पहुँचे, कहती संजीव जी मुझे नहीं पता ये इंसान कहाँ पे, पता करो। उसको अभी भी यही था कि उसके मदर फादर की डेथ हो गई है, और बस एक बार पता करो कहाँ पे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसने सुसाइड ना कर लिया हो बेचारे ने। तो वो उस तरफ ज़्यादा सोच रही थी। मैं तो स्टोरी पूरी समझ चुका था कि जितना उसने मेरे को समझाया, मैं हो गेम हो गया जी, कोई बात नहीं, देखते हैं। हमने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन क्या हुई, जहाँ से पता चलता है केस क्रैक कैसे होता है। मैं किस दिन आपको उसने फ़ोन किया था कि उसके मदर फादर फ्लाइट से आए थे और एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उसने बताया ये डेट थी। वो हमारे इतने रिपोर्टर दोस्त हैं, अखबार वाले दोस्त हैं, मैं सबको फ़ोन किया। मैं क्या कोई केस रिपोर्ट किया था भाई उस दिन किसी ने, कोई छपा हो? क्योंकि हमने अखबार तो सारे चेक कर लिए आर्काइव में जाके, अखबार में तो कहीं ऐसी न्यूज़ नहीं आई हुई थी। तो मैंने इमीडिएटली फ़ोन किया कि यार कोई केस बता दो, कोई हो सकता है तुमने रिपोर्ट किया हो, छपा ना हो। कहता नहीं यार ये तो बड़ी न्यूज़ है यार, कोई अमेरिका से अगर फैमिली आई है और बुजुर्ग लोग हैं, एक्सीडेंट में एक मर जाता है और एक हॉस्पिटल, तो अच्छी खासी न्यूज़ है यार छपने के लिए, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। मैं नहीं, ढंग से देखो। कहता नहीं संजीव, अब हमारे यहाँ देश में कितने अखबार हैं, 3-4 तो अखबार छपते हैं, कोई 50 अखबार तो है नहीं। न्यूज़ चैनल तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अखबार तो 3-4 ही छपते हैं। तो किसी न्यूज़ पेपर के अंदर वो रिपोर्ट नहीं आई थी। मैंने कहा ये मेरे लिए ब्रेक थ्रू था। मैं कहा ओके, तो ये है गेम। अब 100% क्लियर हो गया कि यहाँ पे इसके साथ लेडी के साथ फ्रॉड हो चुका है। बहुत बढ़िया। मैं चलो आपके फ़ोटोज़ होंगी अच्छे टाइम की, जब वो कनाडा गया, वो फ़ोटोज़ तो दो मेरे को। वो फ़ोटोज़ ली मैंने, फ़ोटोज़ अपनी एनालिसिस टीम को दी। मैं कहा इस फ़ोटो को सर्च करो हर मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर, कहीं ना कहीं फ़ोटो जरूर मिलेगी यार, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी पेशेवर है, ये आदमी 100% कहीं ना कहीं दूसरा शिकार फंसा रहा होगा। एनालिसिस टीम ने 7 दिन के बाद बताया कि सर यही आदमी है। फ़ोटो थोड़ा सा अलग तरीके से खींची हुई है, लेकिन आदमी यही है। हाइट जो उसने बताई है, मैं नंबर, कहता नंबर दूसरा है। मैं कोई बात नहीं, 2 नंबर। हमने नंबर लिया, लड़की को कहा कि चल भाई मार फ़ोन इसको, कि आपकी देखी है प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी, मैं भी मिलना चाहती हूँ, और बताओ मैं अमेरिका में हूँ और मैं भी इंडिया आई हुई हूँ, और एक बार मिल लेते हैं। बंदे ने सोचा होगा शिकार फंस गया। फ़ोन मारा उसने लड़की को, ठीक है आज शाम को मिलते हैं, फलाने 5 स्टार होटल में मिलते हैं। बस अब हमने टीम को अच्छी तरह उसके चारों तरफ लगा दिया। भाई साहब किराए की मर्सिडीज़ लेके पहुँचे। ओ भाई साहब नीली नंबर प्लेट। हाँ, ब्रेसलेट पूरा इतना, मतलब देख के कोई एक पहली नजर कहेगा यार ये आदमी इससे शादी हो जाए फिर तो बल्ले बल्ले यार, क्या प्रॉब्लम है। और देख के लग रहा है कि उसी की मर्सिडीज है ये। हाँ 6 फीट 1 इंच हाइट है, सब कुछ। हमने मर्सिडीज़ का नंबर नोट किया। मैंने कहा लोगों को कि यार मर्सिडीज़ अगर तुमसे छूट गई ना तो मामला ख़राब हो जाएगा, इसमें GPS लगा दो। अच्छा, हमने GPS लगवाया गाड़ी के अंदर। जब गाड़ी पार्किंग में थी हमने GPS लगवा दिया, क्योंकि पोर्च से गाड़ी नीचे चली गई। भाई बाहर से पोर्च में गाड़ी आती है, उन्होंने अपना लिया टैग ऑफ, मुझे पता नीचे गाड़ी खड़ी करेंगे। हमने पोर्च में जाके गाड़ी में GPS लगा दिया। बंदा मिला, बातचीत करी, बहुत अच्छी लगी तुम मुझे, ये वो, मैं मिलियनेयर हूँ, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो वीडियो में सब रिकॉर्ड हो रहा है। भाई साहब बाहर आए, गाड़ी उठाई, चले गए। सर्विलेंस चलती रही, कहीं हमने उसे मिस नहीं किया, लेकिन GPS था पॉश एरिया में। अपने घर के आगे उसने गाड़ी लगाई,
और घर के अंदर चला गया। मैं कहा चलो, एड्रेस मिल गया इसका। हमने क्लाइंट को बोला कि एड्रेस मिल गया, आपके साथ फ्रॉड हो चुका, कहीं नहीं मरा मुरा, दूसरे नंबर से काम कर रहा है, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दो, ढंग से करने दो इसे। क्या ठीक है जी, आप इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि अब इस आदमी को मैं जेल भेज के ही मानूंगी। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए संजीव जी, मैं जेल नहीं, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड खुलने वाले हैं, टेंशन मत लो आप, ये आपका अकेला फ्रॉड नहीं है। कंटिन्यू हमने उसके ऊपर सर्विलेंस रखी। तो वो क्या जनाब करते थे, अपने घर से 7 किलोमीटर दूर उन्होंने एक और फ्लैट किराए पर ले रखा था, उसी के पास किसी कहते हैं बाज़ार के अंदर वो कैफ़े में जाते थे, चैटिंग चूटिंग करते थे कैफ़े में पूरा दिन रात, और जो टाइम मिलता था दोपहर को अपना कमरे में आके सो जाते थे। शायद उन्होंने अपनी वाइफ को बता रखा, तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई काम करता है, इसलिए जाता होगा, तो भाई पूरा दिन कहीं काटना भी तो है, तो उस कमरे में जाके सो जाता था। शादी हो रखी थी उसकी और 2 बच्चे थे, 2 बच्चे थे। तो इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्टिव्स ने कहा कि सर इसके तो वाइफ है। अच्छा वाइफ है, और कहता बच्चे भी हैं। मैं घर, कहता किराए का है। तो मैंने कहा वो फ्लैट इसने क्यों लिया है? कहता सर दोपहर को जाके सो जाता है वहाँ पे। मैंने कहा इसका अंदर इसने अपनी वाइफ को भी झूठ बोल रहा है, ये भी गारंटी है, क्योंकि जो आदमी गलत है ना, मक्कार जिसे कहते हैं हम लोग, जिसकी नीयत में है कि वो खोट है, वो हर जगह फिर मक्कारी ही करता है, हर जगह। जैसे कहते हैं कोई झूठ बोलने वाला है, तो वो हर जगह ही झूठ बोलता है, उसकी नेचर में आ जाता है, उसके डीएनए में चीज़ें आ जाती हैं। मैंने कहा बॉस ये तो बहुत बड़ा गेम है यार, इसके अंदर पेशा बना रखा है। उसके बाद जब वो जिस कंप्यूटर पे बैठता था, जब वो चला गया, हमने उस कंप्यूटर की पूरी हार्ड डिस्क स्कैन करवाई। उस हार्ड डिस्क के अंदर पता नहीं कितनी लड़कियों से कांटेक्ट में था, कितनी लड़कियों से। उन सबको हमने फ़ोन करना शुरू किया, मेल करना शुरू किया कि भाई तुम्हारे कितने पैसे गए, तुम्हारे कितने पैसे गए। तो कोई बोली मेरे 15 लाख गए, कोई मेरे 7 लाख गए, कोई मेरे 2 लाख गए। मैंने कहा वाह, ये तो 70-80 लाख रुपए का झोल करके बैठा हुआ मर्जी से, और बड़े मज़े से लाइफ को जी रहा है, और हर लड़की के साथ उसने संबंध भी बनाए हैं। और अब वो इसलिए वो लड़कियां सामने कभी नहीं आई, क्योंकि अगर वो संबंध बनाए थे, अगर वो लड़कियां आती तो नेचुरली चार्जशीट में उनके नाम आते। ये आ गई सामने, इसने कहा कि नहीं मैं ऐसे बर्बाद, क्योंकि आपको एफआईआर लॉन्च करनी, किसी को तो सामने आना ही पड़ेगा ना, हवा में तो एफआईआर होगी नहीं, तो कोई तो आके कहेगा कि हाँ जी मेरे साथ हुआ है, ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये पैसा है, ये कनाडा में आया था तो इसके फ़ोटोज़ हैं, ये मैट्रिमोनी साइट पे इसने अपना आपको क्वारा बता रखा है, और जबकि ये सिंगल नहीं है, इसके बीवी हैं, बच्चे, और यहाँ रहते हैं। मैंने कहा एक काम करो, कहती बताइए संजीव जी। मैंने कहा मैं आपको ऑडियो वीडियो लगा के देता हूँ कपड़ों में, इस लेडी के घर जाओ, इस आदमी के वाइफ के पास जाओ, उससे बात करो एक बार, उससे पता करो कि इसने उसको क्या स्टोरी सुना रखी है। कहती आप ही भेज दो, मैं ना, मज़ा आएगा, आप जाओ। कहती ठीक है। वो लेडी उसके घर पहुंच गई, उसकी वाइफ से बोली कि मैं आपके हस्बैंड की दोस्त हूँ, मैं अभी इस कंपनी में नौकरी कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो कब तक आएंगे वो? हमें तो पता था पूरा दिन वहाँ रहता है, अभी तो आएगा नहीं। तो कहती शाम तक आएंगे। कहते अभी किस कंपनी को ज्वाइन कर रखा है उन्होंने? उसने बताया फलानी फलानी कंपनी को ज्वाइन कर रखा है। कोई कब से कर रखा है जी? इतने टाइम से कर रखा है। आपकी शादी कब हुई जी? तब हुई। किसी गरीब घर से शादी की थी लड़की ने, लड़का भी गरीब घर का था, लेकिन अब वो इतना पैसे कमा चुका था इस तरीके से, उसने इसे पेशा बना लिया था, और मुझे लगता है ज़िंदगी भर का ही पेशा था उसका। जब उसकी उम्र हो जाती 40 तो फिर वो डाइवोर्स ही ढूंढनी शुरू कर देता। अभी तो वो कम उम्र का था, 33-34 का होगा, तो उस एज में वो अनमैरिड लड़कियों को टारगेट कर रहा था। जब वो 45 को क्रॉस करता तो फिर वो डाइवोर्सी को करता, और डाइवोर्सी को जब वो कहते हैं इस तरीके से टारगेट करता तो और ज़्यादा पैसा कमाता। तब हमने फिर उस लेडी को पूरा रिकॉर्ड्स दिए, वो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन में उस लड़के को गिरफ्तार किया, हल्ला मचा शहर के अंदर, और फिर ये अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई थी, और मेरे नाम से ही आई थी। प्यार का झांसा देके पैसे कमा रहा है मतलब, और बेवकूफ बिजनेस बना लिया, बिजनेस बन गया। और सर मैट्रिमोनियल साइट पे ये सब चल रहा है, तो फिर अलग ही चीज़ है कि लोग देखो मैट्रिमोनियल साइट का मुश्किल क्या है कि मैट्रिमोनियल साइट में जो आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें से 50% इंफॉर्मेशन गलत होती हैं। मोस्टली लोग फेक ही भाई रहते सीधी हैं। बात है, कोई आदमी 50,000 पर कमा रहा है, ठीक है, 1-1.5 लाख बोलने में क्या बुराई है, फटाक से बोल देगा 1.5 लाख रुपये। हाँ, उसमें तो कोई वो भी नहीं होता कि तुम्हें वेरीफाई करवानी है, कुछ भी लिख दो, वेरीफाई करवाता ही नहीं है। नंबर है वो तो सीधा नंबर। जबकि होना क्या चाहिए, मैट्रिमोनियल के अंदर अगर आप कोई क्राइम ख़त्म करना है इस देश को,
तो क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी फाइनेंस डिटेल दीजिए, मैं आपको अपनी फाइनेंशियल डिटेल देता हूँ, आप अपनी मेडिकल डिटेल दीजिए, मैं आपको अपनी मेडिकल, लड़की वालों को भी मेडिकल डिटेल देनी चाहिए। भाई आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, कि जो मैं आपसे मांग रहा हूँ वो आप मेरे से भी मांग सकते हो। अगर या तो मैं मांगू, मैं अपनी दूंगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन जो आपसे मैं मांग रहा हूँ वो मैं आपको भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वहाँ तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। आदमी को यहाँ ईगो पे लाना ही नहीं चाहिए। सब आपको जब पता है इस पूरी दुनिया के अंदर रोज़ सुबह शाम फ्रॉड हो रहे हैं, तो भाई उस फ्रॉड को ख़त्म करने का तरीका क्या है, उस फ्रॉड से बचने का मतलब बचने का तरीका क्या? ये थोड़ी कि हर बात पे प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलाया जाए। हाँ, इसके बावजूद भी जो हम अडल्ट्री की बात करते हैं, अफेयर की बात करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें एक प्राइवेट डिटेक्टिव ही निकाल सकता है, क्योंकि उसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है ना जो कोई अपने देगा, वो तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव ही निकालेगा। करेक्ट। ब्लैकमेलिंग बहुत है हमारे देश के अंदर। ब्लैकमेलिंग सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है? आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे जो आपके साथ कहते हैं आपके एम्प्लॉई हैं, वो आपको एक ना एक दिन आज हम लोग लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, लिविंग रिलेशन में बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, 2-6 महीने गुजर गए, साल गुजर गए, आपने देखा नहीं यार ये लड़की वो नहीं है जिससे मुझे शादी करनी चाहिए, लड़की लगा नहीं यार ये लड़का वो नहीं है जिससे मुझे शादी करनी चाहिए। जैसे आफ्ताब वाले में हुआ था, आफ्ताब में मर्डर हुआ था ना श्रद्धा वालकर का, तो कैसे हुआ था? लिविंग रिलेशन में रह रहे थे, श्रद्धा को लगा कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, आफ्ताब ने उसको मार दिया। जो फ्रिज वाला केस हाँ, फ्रिज वाला केस था, वो मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, पूरा केस इन्वेस्टिगेट किया था मैंने। तो अगर मैट्रिमोनियल को बचाना है, रिश्तों को बचाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को ओपनली ट्रांसपेरेंट होके अपनी डिटेल्स देते हुए दूसरे की डिटेल्स मांगनी चाहिए। कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल बहुत लोग झूठ बोलते हैं। मेडिकल, अगर आपको कोई बीमारी है और वो बीमारी ऐसी है जो लाइलाज है और आप उसको छुपा रहे हो, तो नेचुरली शादी के बाद वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लाएगी। तो पहले ही बता दो कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, एफिडेविट दे रहा हूँ मैं, आप भी एफिडेविट साइन कर दो कि आपको ये मैंने बता दिया है, अब आप शादी करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीमारी तो बाद में भी हो सकती है ना, कोई पहले बताने में क्या बुराई है? आपको मैं लाख रुपये तनख्वाह बता रहा हूँ, लाख रुपये कमा रहा हूँ, ये मेरे फाइनेंशियल डिटेल्स हैं। अब लाख रुपये कमा रहे हो, 5 लाख रुपये कमा रहे हो, लड़की का पिता सोचा कि चलो यार लड़का अच्छा मिल रहा है, 5 लाख रुपये कमा रहा है, शादी होने के बाद पता चलता है 50,000 रुपये कमा रहा है, 75,000 रुपये कमा रहा है, कर्जे इसने 10 ले रखे हैं, वो सारे के सारे पैसे दोस्तों कर्जों में जा रहे हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम सिचुएशन ज़्यादा हो जाती है। सर ये थोड़े से ना क्वेश्चंस भी ना प्री मैट्रिमोनियल के दौरान भी पूछना थोड़ा इंसेंसिटिव भी लगता है। लोग इसलिए पूछते भी नहीं कि एक तो इमेच्योर साउंड करेंगे या फिर थोड़े से नीडी ग्रीडी साउंड करेंगे, इसलिए नहीं पूछते हैं। बट ये बात भी सही है, अगर फ्रॉड से बचना नहीं है तुम्हें पूछना भी पड़ेगा, भाई देखो तहकीकात करनी भी पड़ेगी। भाई ट्रांसपेरेंट अगर नहीं होगे तो आपके देश में जो प्री मैट्रिमोनियल वही तो पोस्ट मैट्रिमोनियल में तब्दील हो जाते हैं। पहले आप शादी करते हो, गलत शादी होती है, फिर उस शादी को तोड़ने के लिए आप पोस्ट मैट्रिमोनियल के केसेस में जाते हो, वहाँ पे आप 10 साल तो केस लड़ते हो, जब डाइवोर्स होते हो लेते हो तो फिर एक बहुत अच्छी एलुमनी देते हो, पैसा देते हो, इज्जत बेइज्जत होते हो, डाइवोर्सी का एक हमेशा वो लग जाता है आपके कि भाई डाइवोर्सी है ये। तो ये सारी चीज़ों से बचने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो लगता है कि प्री मैट्रिमोनियल केस के अंदर अगर लोगों को ट्रांसपेरेंट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। सर आप सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी आप डील करते हो, ऐसे केसेस आप देखते हो, लेकिन जैसे आपने इंडिया में भी काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस देखे हैं। सुशांत सिंह राजपूत में भी आपको ऑफिशियली हायर किया गया था उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और आरुषि हत्याकांड पे भी आपने इन्वेस्टिगेट किया था। बट अभी रिसेंटली जो बहुत ही चर्चे में एक केस आया इंडिया में, सोनम राजा रघुवंशी वाला केस, तो उस केस में आपको आपने जो इन्वेस्टिगेट किया, तो आपका क्या टेक रहा स्टार्टिंग से ही? देखिए हुआ क्या कि मैं आउट ऑफ इंडिया था, तो जब मैं वापस पहुंचा तो काफ़ी मीडिया एक्चुअली मेरे इंटरव्यू लेती रही है, 2-4 हज़ार इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुके हैं सब केसेस के ऊपर, तो मीडिया काफ़ी फैमिलियर है नेचुरली। तो मीडिया ने मुझे पूछा कि देशवा जी आपको क्या लगता है इस केस के अंदर? तो मैंने कहा जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मुझे उस चीज़ों के अकॉर्डिंग, उन एविडेंस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्री प्लान मर्डर है। तो मीडिया के कान खड़े हो गए, भाई प्री प्लान मर्डर आप किस बेस पे बोल रहे हैं? मैंने कहा यार सीधी सी बात है, राजा रघुवंशी की जहाँ बॉडी मिली है वहाँ पे सोनम के कपड़े क्या कर रहे हैं? कहते सर सोनम के कपड़े हैं, हो सकता है कि जो हत्यारा होगा उसने उसकी हत्या कर दी होगी, और तो मैंने हत्या कर दी होगी तो सोनम के ऊपर वाले कपड़े उतार के थोड़ी वहाँ रखेगा। अगर सोनम की हत्या कर दी और ऊपर वाले कपड़े वहाँ उतार के रख दिए तो ये कैसे हो सकता है कि सोनम की हत्या करने, कहते हैं राजा रघुवंशी की हत्या करके, सोनम की हत्या करके वहाँ पे वो अपना हथियार भी फेंक के जाएगा? हथियार क्यों फेंकेगा? फिर हथियार को ऑनलाइन भी मंगवाएगा?
ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि ये कहीं प्री प्लान मर्डर है। तो कह रहा सर और आपको ऐसा क्या लगता है? मैंने कहा सीधी सी बात है कि एक हत्यारा वहाँ पे हत्या करता है, सोनम की बॉडी को, मान लो सोनम की बॉडी अभी तक मिली नहीं तो हम ये मान नहीं सकते कि सोनम की हत्या हुई है, लेकिन अगर सोनम को ले गया, उसके ऊपर वाले कपड़े उतार के रख गया वहाँ पे, तो भाई हथियार उसको रास्ते में जाते वक्त हथियार से डराने के लिए हथियार चाहिए था, वो उसको नहीं है, वहीं फेंक गया है। और ये लोग जब घूमने आए हैं तो अपनी पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी कर रहे हैं यार। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान, अरे मैं और आप भी अगर कहीं घूमने जाएंगे और हमने वहाँ पे स्कूटी ले ली, जैसे गोवा में हम लोग कार ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि कार को हम ऐसी जगह खड़ी करते हैं जहाँ पे कई बार इंडियंस होते हैं ना कि यार कहीं पार्किंग में पैसा ना देना पड़े, किसी साइड में लगा देते हैं, यही करते हैं। लेकिन वहाँ तो पार्किंग भी फ्री थी। तो जहाँ पे सोनम और राजा रघुवंशी अपनी इसको जो रेंटेड इन्होंने वो ली थी स्कूटी, जहाँ उसको पार्क कर सकते थे, वहाँ पार्क नहीं करी, उन्होंने 3 किलोमीटर अंदर जाके जंगल में उसको हाइड कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि अगर आप हाइड कर रहे हो तो ताकि ये हाइड रहे, पुलिस को कभी इन्वेस्टिगेशन में पता ना चले, जल्दी पता ना चले, इतनी देर में राजा रघुवंशी की बॉडी को चीर कौवे खा जाएं, ख़त्म हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, ये सब चालें थी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता था। और सर कोई ऐसी बारीकी जो आपने पकड़ी हो कि भाई कुछ जैसे वीडियोस बाहर आ जाती है उसमें से आपने कुछ पकड़ा हो, तो ऐसा था कुछ अलग? असल में सीसीटीवी के अंदर ना एक फुटेज चल रही थी सोनम रघुवंशी की 22 तारीख की रात की, जो मीडिया दिखा रही थी। जब मैंने उसको अच्छी तरह क्लोज देखा तो उसमें देखा कि उसने वाइट कपड़े पहन रखे हैं और रेन कोट पहन रखा है। तो मैंने देखा यही कपड़े और यही चीज़ राजा रघुवंशी की बॉडी के पास मिली थी। ये जो चीज़ मुझे दिखी थी डेप्थ में, मैंने कहा ये कभी हो ही नहीं सकता कि हत्यारा अगर लेडी का रेप कर रहा है तो शायद ऊपर के कपड़े उतार रहा है तो नीचे के कपड़े उतारेगा तो उन सबको ही फेंकेगा। तो क्या फिर हत्यारा अपने साथ एक जोड़ी कपड़े लेके आया होगा कि ये कपड़े यहाँ फेंक देता हूँ, दूसरे कपड़े पहना के ले जाओ? ये पॉसिबल नहीं है ना, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है पीयूष, कि आप हत्या करोगे और उसके ऊपर वाले कपड़े छोड़ के जाओगे। तो बस ये एक अपने आप में साफ और साफ एविडेंस था, क्लियर एविडेंस था, जो ये बता रहा था कि ये प्री प्लान, और प्री प्लान इसलिए भी लग रहा था क्योंकि सोनम की बॉडी इतने दिन से मिली भी तो नहीं थी, तब लग रहा था कहीं ना कहीं सोनम इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल सर, आपको इस केस के लिए ऑफिशियली हायर नहीं किया गया था? नहीं, इसके लिए कोई ऑफिशियली हायर नहीं किया, लेकिन मीडिया ने मुझे कम से कम इस पे मेरे 35 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ हुए और हर जगह मैंने ही ये सारे पॉइंट्स उठाए। हर जगह मैंने ये, सबने कहा कि वो हथियार वहाँ पे क्यों प्लांट करेंगे। मैं कहा छोटी सी बात है, वो दाऊ नाम का जो हथियार है वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पेड़ काटने के, जंगल काटने के लिए, मांस काटने के लिए यूज़ करते हैं। अरे भाई वो हथियार वहाँ इसलिए फेंका गया है ताकि लोगों को ये लगे कि लोकल लोग होंगे, कोई लोकल गैंग होगा, उसने उसको लूटपाट कर ली होगी, ज्वेलरी लूट ली होगी, और ज्वेलरी जब लूटी होगी तो नेचुरली कत्ल करते हुए वो हथियार गिर गया होगा। और ये पूरी की पूरी जो कहते हैं थ्योरी है, ये थ्योरी मिसलीड कर देगी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को, और सोनम जी अपना ज्वेलरी 9 लाख रुपए ये सब लेके अपना कहीं निकल जाएंगी घूमने फिरने। तो ये सब चीज़ें। पर सर जैसे पूरे टाइम इनके बीच कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चल रही होगी जो किलर है और सोनम के बीच, तो कहीं ना कहीं हस्बैंड को कहीं ना कहीं क्लू लगा होगा आपके हिसाब से कि कुछ पता चला हो, या कोई आइडिया हल्का सा जैसे हो जाता है कि ये किसी और से बात कर रही है? देखिए, एक आदमी की सिक्स सेंस अपनी सबकी अपनी अलग अलग है। सोनम यहाँ प्लानिंग कर रही है डे 1 से, और राजा रघुवंशी जी बेचारे प्लानिंग कर रहे हैं शादी की, प्यार की शादी की, प्यार से शादी करेंगे, लाइफ को जिएंगे, एंजॉय करेंगे। अरे उस इंसान को कैसे शक हो सकता है जिस इंसान को बोला जाए कि पूरी ज्वेलरी पहन के चल यार, और वो इतना बड़ा बेवकूफ़ कि उसको नहीं पता कि यार मैं जंगलों में घूमने जा रहा हूँ, मैं पूरी ज्वेलरी पहन के क्यों जाऊँगा। तो ये उसकी बेचारे की बहुत हल्की सोच है कि बेचारा इतना सीधा साधा आदमी है जिसको ये समझ में नहीं आता कि मेरी बीवी अपनी भी ज्वेलरी पूरी लाद रही है अपने ऊपर, तो मेरी ज्वेलरी क्यों मुझे लदवा रही है। भाई मोटी सोने की चेन पहनो, ब्रेसलेट पहनो। अरे भाई जंगल में घूमने जा रहे हो, हम कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ें ना पहन के आ जाएं। और सच में बताऊं पीयूष, लोग बैंकॉक घूमने जाते हैं तो सोने की चेन उतार के जाते हैं कि भाई सोने की चेन भी पहन के मत जाओ यार, कल कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो सोने की चेन भी जाएगी यहाँ से। तो यार लोगों की सोच इतनी स्मार्ट, और वो बेचारा इतना सीधा साधा आदमी राजा रघुवंशी। और सर एक वाइट शर्ट की भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि उसने पहले वाइट शर्ट पहनी थी। वो डे 1 से ही क्लियर हो गया था कि उसने जो वाइट शर्ट पहनी थी और रेन कोट था वो मर्डर स्पॉट पे मिला था, और उसकी कॉन्स्पिरेसी लोगों को समझ में नहीं आती। लोग तो ये भी बोलने लगे जिहादी मानसिकता के लोग होंगे। अरे भाई जिहादी मानसिकता का हत्यारा होगा तो राजा रघुवंशी की गर्दन को काटेगा, उस लड़की की गर्दन को काटेगा, वहाँ बॉडियाँ मिलेंगी। ये थोड़ी हो सकता है कि एक आदमी को मार देगा, एक आदमी गायब हो जाएगा, उसके कपड़े वहाँ मिलेंगे। ये जिहादी नहीं, ये एक प्री प्लान मर्डर था, और प्री प्लान मर्डर
निकल के भी आया। और अभी कहते हैं आज एक दिन पहले किसी ने, कोई यूट्यूबर ने कोई वहाँ पे फुटेज गलती से बना ली थी, उस फुटेज में लड़की ने वाइट शर्ट ही पहन रखी है। ये वो डे है जब वो ले जा रही होती है उसको जंगल? एग्जैक्टली 23 मई को जब वो जंगल में उसे ऊपर ले जा रही है मारने के लिए, तो हैरानगी की बात है कि वो जब जंगल में जा रहे हैं तो वो पहाड़ इतना ऊंचा है कि ऊपर जाते जाते आदमी थक जाता है, तो इसलिए वो ऊपर लेके जा रही है जिससे वो थक जाए। जब आदमी थका हुआ होगा तो कई बार विद्रोह नहीं कर पाएगा। और मुझे तो अब ये भी लगने लगा है दोस्तों कि हो सकता है उसने जो वाइट शर्ट पहन रखी थी ना, वो कोई सिग्नल था, क्योंकि जंगलों में वाइट शर्ट दूर से पहचानी जा सकती है। तो हो सकता है जंगलों में कोई आता नहीं है, दूर दूर से लोग नहीं आते हैं, तो किलर ने सोचा कि हम तुझे पहचानेंगे कैसे इतनी दूर से कि तू ही आ रही है और पीछे राजा रघुवंशी आ रहा है। तो उसने वाइट शर्ट इसलिए पहनी होगी कि वाइट शर्ट दूर से देख लेना और समझ लेना कि मैं ही हूँ। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि सिग्नल हो सकता है वाइट शर्ट पहन के आने का, और वाइट शर्ट पहन के वो देख लेंगे यहाँ दूर से कि वाइट शर्ट पहन के सोनम ही आ रही है, तो हमें तैयार हो जाना चाहिए। तो ये एक पॉइंट हो सकता है। सर, जो आप प्री और पोस्ट मैरिटल केसेस लेते हो, ये ज़्यादा कहाँ के होते हैं? इंडिया के होते हैं, बाहर के होते हैं? देखिए, जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में पूरी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। ये सिर्फ प्राइवेट डिटेक्टिव के लिए, पुलिस के लिए नहीं है। पुलिस को अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगी तो वहाँ की पुलिस से बात करेगी। एक प्राइवेट डिटेक्टिव पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएगा, टूरिस्ट वीज़ा लगाएगा, जाएगा, घूमेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। और आपको मैं हैरान होंगे दीपक कि अगर मान लीजिए मैं अमेरिका गया और इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मेरा फोकस है कि मेरे को इस घर में कौन आता है कौन जाता है, मुझे देखना है। यही सिचुएशन अगर मैं इंडिया में कर लेता हूँ कि मुझे एक एरिया में जाके देखना इस घर में कौन आता है कौन जाता है, तो देखो दोनों एरिया का डिफरेंस देखो। अगर मैं यहाँ इंडिया की बात करता हूँ तो लोग आगे पूछेंगे, भाई साहब इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े हो, कौन हो आप, कहाँ से आए हो। अमेरिका में सिचुएशन दूसरी होगी, भाई साहब किसी को ढूंढ रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, आओ मेरे घर में बैठ जाओ, क्योंकि आप वहाँ उनके लिए फॉरेनर हो। तो वो आपको अपने घर बिठाएगा, चाय पानी भी पूछ सकता है, आपको इंतजार करने का टाइम भी दे सकता है, और उसी दौरान आप अपनी स्किल यूज़ करते हुए वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर लोगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होगा। इंडिया में क्या, बहुत देर से खड़े हो भैया यहाँ पे, पुलिस को बुलाऊँ, क्योंकि आप इंडियन हो ना यहाँ पे, तो आपको 1 मिनट में वो स्पॉट कर लेगा कि आप यहाँ गलत खड़े हो। लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होगा। फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा ईजी हो जाती है। सर, आपने मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता ही दिए केसेस, थोड़ा गर्ल्स के अराउंड भी कुछ केसेस आए आपके पास जहाँ पे लड़कियाँ चीटिंग कर रही हो या शादी के बाद? देखिए, होता क्या है कि मैंने भी आपको बताया था शुरू में कि ब्लैक मेलिंग के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और ब्लैक मेलिंग ज़्यादातर देखा गया लड़कियां कर रही हैं, लड़के नहीं कर रहे हैं। ब्लैक मेलिंग ज़्यादातर लड़कियां कर रही हैं। कैसे? लड़कियां क्या है, मेंटली प्रिपेयर बहुत है, बहुत तेज़ तर्रार कह सकते हो आप। लड़के एग्जीक्यूशन में बहुत फास्ट होते हैं, फास्ट काम कर देंगे, लेकिन प्लानिंग करने में लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं। अभी एक केस आया हमारे पास, एक जनाब हमारे ऑफिस आए और बोलते हैं कि देशवाल जी, मेरे ऑफिस में एक लेडी काम करती थी, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उनसे हमारी, किसी वजह से हमें दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। मैंने उस लेडी को बोला कि क्या आप चलना चाहोगी मेरे साथ? लेकिन बोला बिल्कुल चलेंगे हम। और हम होटल में पहुँचे तो मैंने कहा हम अलग अलग कमरा ले रहे, कहते नहीं एक ही कमरा ले लो सर, क्यों इतना खर्चा कर रहे हो। तो मुझे लगा कहीं सिग्नल मिल रहा है, मैंने भी एक ही कमरा ले लिया। शाम को बियर पी, थोड़ा सा हमसे गलतियां हो गई, और फिर हम क्लोज़ होते चले गए और हम अच्छे दोस्त हो गए। अब हर मीटिंग में हम इकट्ठे जाने लगे। तो मैं कहा बॉस, आपकी एज तो 70+ है, उस लेडी की कितनी उम्र है? कह रहा अब तो उसकी 32 हो गई है, जब उसने मुझे ज्वाइन किया तब वो 25 थी। तो मैं कहा आपको समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो? वो बच्ची है, हर हालात में बच्ची है वो। आपके मुझे लगता है बेटी से बड़ी होगी। कहता मेरी बेटी तो बहुत बड़ी है। तो अब आप मुझसे क्या चाहते हो बॉस, गलतियां तो आप कर ही रहे हो। तो कहता है वैसे अच्छा अगर मैं ये गलती ना करता तो क्या करता, क्योंकि मेरी वाइफ भी तो एजेड हो गई है, मैं बैंकॉक चल जाता बॉस, क्या बुराई थी? जब ये सभी करना था तो बैंकॉक चले जाते। रोज़ हमारे देश से फ्लाइटें जाती हैं बैंकॉक भर भर के, तो सबके सब बिजनेस ही करने थोड़ी जा रहे हैं। तो दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। सही बात है। हाँ नहीं, कड़वा सच है ना कि भाई बैंकॉक फ्लाइटें भर भर के अगर जाती हैं तो 100 में से 30% लोग बिजनेस करते हो, 70% क्या करने जा रहे हैं? घूमने। अच्छा बैंकॉक रह गया घूमने के लिए? तो समझदार हो, पूरा देश किस बैंकॉक चल कैसे रहा है ये भी सबको पता है। सही बात है।
तो मैं कहा बैंकॉक चले जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। कहता देशवा जी आप जैसा दोस्त नहीं मिला उस वक्त, अगर मिलता तो मैं ऐसा कर लेता, लेकिन अब क्या करूं। तो मैं कहा सिचुएशन बताओ। कहता यार इसके साथ जीते जीते इसने मुझे कहा कि मुझे 2 लाख दे दो, कभी 5 लाख रुपए दे दो, उसकी सैलरी तो 1.5 लाख में दे ही रहा था उसको, और हैवी अमाउंट लेती चली गई मेरे से। फिर एक दिन वो बोलती कि मेरी मदर को कैंसर हो गया है, मुझे घर जाना है। तो मैं कहा ठीक है चले जाओ। तो वहाँ से उसका फ़ोन आया कि मैं शायद नहीं आ पाऊँगी, मेरी मदर को कैंसर है, उनकी मुझे केयरिंग करनी है, और ये है वो है, और बहुत खर्चा होने वाला है, हम अपनी ज़मीन बेचने वाले हैं। तो मैंने तुम्हें कितना पैसा चाहिए। तो कहता है कि मुझे 15 लाख तो कम से कम चाहिए होंगे शुरू में। तो कहता है मेरे से ले जाओ 15 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत पैसा था, अथाह पैसा था इस इंसान के पास, अथाह पैसा। तो इसको कोई टेंशन नहीं थी। इसने बोला अब जीवन भी वैसे, अगर वो बिजनेसमैन के हिसाब से सोच रहा होगा कि जीवन कितना रह गया है 10-15 साल, तो ये अरबों खरबों रुपये अभी क्या है, तो शायद वो अपनी लाइफ तरीके से सोच रहा होगा। अब बेटा उस कंपनी में एमडी था। बेटा देखता था कि यार ये 15 लाख किसको दे रहे हो, 10 लाख किसको दे रहे हो, क्योंकि कैश तो है नहीं कंपनी में, सारे के सारे पेमेंट अकाउंट सब दिख रहे हैं। तो बेटा पूछता था, कह नहीं बेटा किसी को जरूरत ही दे दी है, चलो कोई बात नहीं, जब दे दी पापा। अभी 15 लाख 10 लाख 5 लाख करते करते ये 2 करोड़ रुपए हो गया 2-1 साल में। लेकिन इस बुजुर्ग को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी पैसे से। बुजुर्ग तो मैंने कहा अब आपको अब क्या प्रॉब्लम आई है। कहता अब प्रॉब्लम ये आई है संजीव जी कि वो लेडी मुझे ये कहती है कि मेरे हस्बैंड ने कमरे के अंदर, उसे शक हो गया था, कोई वीडियो लगा के कुछ रिकॉर्ड कर लिया हम दोनों को, और वो हस्बैंड कह रहा है कि मैं ये वीडियो तेरे बॉस की वाइफ को दिखाऊंगा, और नहीं तो मेरे को 10 करोड़ रुपए दिलवा। अब बताओ सर मैं क्या करूं। अब यहाँ पे मियाँ बीवी मिल गए आपस में। अब ये देखो गेम को, यहाँ मियाँ बीवी, शादी हो रखी थी ऑलरेडी? शादी हो गई थी। अच्छा, इसी दौरान शादी हुई थी। हाँ। इसी दौरान शादी हुई थी। तो उस बंदे को दिख गया था कि मेरी वाइफ कहते हैं इसके साथ जाती रहती है होटल वहाँ से पैसा आ रहा है और ये हाँ सब। ये पैसा आ रहा है, तो समझ तो गया था। तो उसने अपनी वाइफ को कहा होगा मैं तेरे को तलाक दे दूंगा ये वो। तो उसने कहा ठीक है यार तुम बताओ क्या चाहते हो। क्या चाहना क्या है, आता तो है, मैं जब ऑफिस में होता हूँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर इसको लपेटते हैं। तो उन दोनों ने स्ट्रेटजी बना दी। अब उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली उस बुजुर्ग की, उन दोनों के इंटीमेट हाँ सारा। हाँ पूरी की पूरी कहते हैं जो बिस्तर की स्टोरीज होती हैं सब कर ली उसने रिकॉर्ड इंटीमेसी की। अब वो लेडी परेशान और ये कहते हैं बुजुर्ग परेशान कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। लेडी पे वो तोहमत नहीं लगा सर, लेडी ने तो अपनी तोहमत सारी हस्बैंड के ऊपर ट्रांसफ़र कर दी कि भाई मेरे हस्बैंड ने की है, वो मैंने नहीं की है। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ यार, मैं तो तुमने तो मेरी इतनी मदद करी है, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड वो कह रहे हैं मैं डाइवोर्स भी लूँगा और इसके कहते हैं ऑफिस में दिखाऊंगा और उसकी वाइफ को दिखाऊंगा, तो भैया मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। और यहाँ पैसा मेरे लिए मैटर नहीं है, मैं यहाँ तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर 10 करोड़ देने में क्या प्रॉब्लम आई है आपको। कहता दे तो दूंगा, मुझे 10 करोड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेंशन ये है कि 10 करोड़ के बाद क्या ये स्टोरी रुकेगी की क्या गारंटी है कि फिर से नहीं कल को मांगेगा। 20 मांग ले, फिर 30 मांग फिर मुझे ले। 20 भी देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ प्रॉब्लम में आ गया हूँ कि ये स्टोरी रुकेगी कि नहीं रुकेगी। मैं कहा आप मुझसे क्या चाहते हो। कहता कैसे भी ये वीडियो डिलीट होनी चाहिए। मैंने वो वीडियो आपने देखी है। कहता हाँ मेरे को उस लेडी ने दिखाई है, लैपटॉप लाई थी अपने हस्बैंड का। कहती है हस्बैंड के लैपटॉप में है, अब बताओ क्या करना है। मैं कोई बात नहीं, टाइम लगेगा 4-5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ये वीडियो जरूर डिलीट कर दी जाएंगी। कहते वो कैसे करोगे। मैं वो हमारे ऊपर छोड़ो। अब यहाँ पे फिर स्किल कैसे काम करती हैं। उस जो उसका हस्बैंड था उसकी प्रोफाइल को समझा, अंडरस्टैंड करने के बाद कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ जाता है। तो उसके पास पैसा तो बहुत आ ही रहा था अपनी वाइफ के थ्रू, बुजुर्ग से पहले से ही। तो अब तो बार में भी बैठता था, हर जगह एंजॉय करता था, लाइफ को जी रहा था। अब उसने नौकरी भी छोड़ दी थी, उसे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं थी। 75,000-50,000 मिलता, उसे कोई जरूरत ही नहीं थी। हमने उससे दोस्ती शुरू करी। दोस्ती करने के बाद धीरे धीरे जब हम उसके बहुत क्लोज हो गए तो उसे हमने एक अपने सेफ ऑफिस में बुलाया, जो हमारा डिटेक्टिव ऑफिस नहीं है, जहाँ पे हम लोग कुछ अलग तरीके के अगर किसी को ट्रैप करना होता है तो वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ बुला के उसे हमने खाए पिए सब कुछ किया। फिर हमने कहा कि लाते कोई बढ़िया मूवी दिखाते हैं पवन की। धीरे धीरे दोस्ती हो गई थी। हमने पेन ड्राइव डाली। पेन ड्राइव में ऑलरेडी RAR फाइल थी, ट्रोजन फाइल थी, जो उसको डालने के बाद
उस कंप्यूटर का पूरा हमारे पास आ जाएगा कंट्रोल। अच्छा। वो सब डाल दिया हमने, अपने लड़कों को बोला नीचे से दूसरे वाले कमरे से भी कंट्रोल आ गया, कैसा सर आ गया। मैम इसको पॉन दिखा रहे हैं तो स्कैन करता रहा कंप्यूटर, जहाँ पे भी ये वो है उसको डिलीट मार। फाइल मिली, डिलीट हुई। जब डिलीट हो गई वो फाइल, मैंने कहा डिलीट तो कर दी फाइल, लेकिन हो सकता है कि ये रिकवर कर ले इस फाइल को कभी ना कभी, जैसे पता चलेगा, उसका भी कोई तोड़ करना चाहिए। और अगर उसने कहीं और भी रख रखी हो कि लैपटॉप में ही नहीं रख, बिल्कुल रखी जा सकती है, लेकिन वो फिर लक है, वो देखी जाएगी, फिर दूसरा तरीका निकालेंगे। क्लाइंट तो यहाँ तक कह रहा था कि इसको हाथ पैर तोड़वा दो, लेकिन हमने कहा क्राइम नहीं कर सकते हम लोग क्रिमिनल नहीं है। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन से आपको कहते हैं सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी से आपको सपोर्ट करें ये हमारे एथिक नहीं है। उसका लैपटॉप हमने अपनी कार में रखवाया, कार का शीशा तोड़वाया, लैपटॉप गायब करवाया, लैपटॉप तोड़ दिया, ये सारी चीज़ें करी। उसके बाद लेडी ने कहा जी वो हस्बैंड मेरे मान नहीं रहे, 10 करोड़ मांग रहे हैं। तो उसने बोला नहीं मुझे एक बार वीडियो ढंग से दिखा पहले। कहते नहीं वो हस्बैंड कह रहे कि वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा, एक बार दिखा दी है अब नहीं दिखाऊंगा। मैं कहा ना, आप बोलो कि 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, वीडियो देखे बिना तो नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब इसके पास वीडियो है नहीं। अगर इससे किसी होता क्या था ना, कई बार आदमी बहुत लालची होता है, पेन ड्राइव थोड़ा कॉस्टली तो नहीं होती, लेकिन सोचता है कि यार मैंने इसमें रखी हुई है, मैं पेन ड्राइव में रखूँ, पेन ड्राइव कहीं रखूँ तो किसी और को ना मिल जाए, मेरी वाइफ कोई मेरे से ही गेम ना खेल जाए, यहाँ से डिलीट कर दे पेन ड्राइव, मतलब 1000 चीज़ें हो सकती है दिमाग के अंदर लोगों के। तो उस वक्त उस जो डिलीट हमने की, मुझे लगता था वो फाइनल डिलीट था, क्योंकि उसने कभी भी वो फाइल अपने बॉस को नहीं दिखा पाई। और बॉस ने कहा 10 नहीं तू 12 करोड़ ले ले यार मेरे से, एक बार वीडियो मुझे दिखा वो दे। फाइल दोबारा दिखा ढंग से, मैं उसमें देखना चाहता हूँ मैं कहाँ था, कैसा था, वो किसने रिकॉर्ड की, मुझे एक बार ढंग से देखनी। तूने उसमें झलक दिखाई दी मेरे को, कहती हाँ मैं कल दिखाऊंगी, मैं परसों दिखाऊंगी, मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ, वो दिखाई नहीं पाई। धीरे धीरे मैंने कहा उसको नौकरी से निकालो, जो इसने करना है, अब इसको आप इतना पैसा दे चुके हो। तो उसमें होता क्या है ना, कई बार हम जब एम्प्लॉय को पैसा दे रहे होते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म लोन के रूप में भी पैसा देते हैं। तो उसमें शॉर्ट टर्म एक लोन दे रखा था उसको 50 लाख रुपए का, अच्छा। उस लेडी को, जिसकी EMI ये खुद भरता था, कंपनी के अकाउंट में बुजुर्ग डाल देता था अपने बेटे को दिखाने के लिए कि वहाँ से आ रहा है। हाँ कि भाई वहाँ से आ रहा है, क्योंकि बेटा बोल रहा था कि पापा इतना पैसा, तो कह रहे उसका लोन है, एम्प्लॉई है, सीनियर एम्प्लॉई है, उसने मांगा तो ठीक है दे रहा है, हु केयर्स। तो वहाँ से 50 लाख का लोन दिया, यहाँ से EMI हमारे बुजुर्ग साहब भरने लगे। अब मैंने कहा वो EMI रोक दो आप, अब आप इसको बोल दो मैं तेरे पे केस करने वाला हूँ ये 50 लाख की रिकवरी का, ये अपने आप हर चीज़ में सरेंडर करेगी और जाएगी यहाँ से। वही हुआ, उसने बोला ठीक है मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे जानते, ये 50 लाख आप क्या करोगे, कैसे करोगे, आप देखो। स्टोरी इज ओवर। भाई साहब क्या चल रहा है यार, लोग किस हद तक गिरे हुए हैं और क्या कर लोग रहे हैं? सच में बहुत गिरे हुए हैं। अफेयर चलाने के लिए भी अलग अलग तरीके कर रहे हैं, फंसाने के लिए भी अलग अलग असल में तरीके हम कर ना रहे हैं। सोसाइटी के डर्टी सीक्रेट्स देखते हैं, सोसाइटी के डर्टी सीक्रेट्स, क्योंकि ये केस कभी भी पुलिस के पास नहीं जा पाते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप जो देखते हो वो पुलिस के पास केस गया या मीडिया में उठा या कुछ हाय तौबा मची, शोर मचा, तब आप लोगों ने देखा। हमारे पास केस आया, इन्वेस्टिगेट हुआ, वहाँ ख़त्म भी हो गया, लेकिन वो डर्टी सीक्रेट्स तो हमने देखे और किसी ने नहीं देखे। बहुत से केस में उनकी खुद की इमेज भी स्टेक पर होती है ना, इसलिए भी वो लोग जाते नहीं है पुलिस के पास कंप्लेन वगैरह करने। 90% इन लोगों की अपनी कहते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर ये बात खुल गई फिर दिक्कत है बहुत। दिक्कत है, क्योंकि उस इंसान की अपनी एक बेटी भी होगी, उसका भी एक घर है, बेटा होगा, उसका भी अपना एक घर है, उसकी भी एक बहू है। ये सब चीज़ों को पता चलेगा कि इस तरीके के इंसान है, इतना पैसा दे रखा है, ऐसे हरकतें कर रहे हैं ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ, तो आप समझ सकते हो कि कितना मतलब डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा वो आदमी। करेक्ट। और जिसको पता है यार मैंने पूरी ज़िंदगी इज्जत कमाई है, इतना पैसा कमाया, इतना एम्पायर बनाया, वो एम्पायर ख़त्म हो जाता है ना आदमी का इमीडिएटली। तो ऐसे कंडीशन में आदमी कहता है कि कितना भी पैसा लग जाए, मेरे पे ब्लैकमेलिंग के इतने केसेस आते हैं, मतलब लाइन लगी हुई है। कोई सर ऐसा भी आता है कि किसी के पास पॉलिटिशियन का कुछ पड़ा हो और फिर वो ब्लैकमेल कर रहा हो, या पॉलिटिशियन से रिलेटेड कोई केस आया आपके पास कभी? नहीं, पॉलिटिशियन का एक बहुत अच्छा केस बताता हूँ। एक पॉलिटिशियन जी हमारे ऑफिस में पहुँचे, लाल बत्ती की गाड़ी, हमने पता क्या हो गया, छापा मार दिया क्या किसी पुलिस वाले ने हमारे यहाँ पर।
देखा जी पॉलिटिशियन हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, कुर्ता पजामा पहना हुआ है, स्मार्ट से हैं। तो ये हमारे पास आए और मुझे बोले कि संजीव जी आपकी एक सर्विस की ज़रूरत है, मुझे इस आदमी को ढूंढना है। मैंने इस आदमी को ढूंढना है, क्या हो गया? कहता है इसको मैं 2 लाख रुपये महीने के देता हूँ और अब इसे कोई 3 लाख रुपये दे रहा है। मैं 2 लाख रुपये किस बात पे देते हो आप? कहता है मुझे खुश रखता है, मुझे खुश रखता है। मैं खुश रखता है? मैं कैसे खुश रखता है? कहता हम समझ नहीं पाए। मैं कहा नहीं, मैं नहीं समझ पाया भाई, हम उस लाइफ के लोग नहीं, अब समझ में आने लगी हैं चीज़ें, तब हमें समझ में नहीं आई। तो कहता ये मेरा मेल पार्टनर है और मैंने इसको आईफोन दे रखा है, गाड़ी दे रखी है और 2 लाख रुपए इसको महीने के मैं देता हूँ और ये किसी और लड़के के साथ नहीं जाएगा, ये सिर्फ मुझे को खुश रखेगा। मैंने कहा भाई साहब आप पॉलिटिशियन हो, आपका नाम है, रुतबा है, ये सब। कहते नहीं अब शौक़ थे, क्या करता मैं, शौक़ लग गए। तो मैं इस लड़के को, अब प्रॉब्लम क्या रही है? कहता है अब इस लड़के को किसी और ने 3 लाख रुपए देने शुरू कर दिए, लेकिन मुझे अब इससे प्यार हो गया है। भाई साहब ऐसी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस। उस लड़के को ढूंढा, मैं बताया यहाँ रह रहा है, फिर उस लड़के के पास जाकर उसने शायद 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए क्या किया, ये उनकी, उसको सिर्फ ट्रेस करना था। लेकिन ट्रेस करने की वजह क्या थी, बड़ी अजीब सी थी। एक भाई साहब आते हैं, कहते हैं मुझे आत्महत्या करने का कोई तरीका बताओ, ऐसा तरीका जिससे आसानी से मैं मर जाऊं। मैंने कहा ये क्या बात हुई, क्यों मरना चाहते हो भाई? कहता नहीं सर मैंने जीवन में कुछ नहीं है, ये वो। मुझे लगा कहीं तो बेचारा डिस्टर्ब है माइंड से। मैंने कहा इसको कैसे ट्रैप किया जाए कि यार ये मरने की बात ही ना करे। तो मैंने कहा इसको हैवी अमाउंट बोल देते हैं तो बेचारा घबरा के चले जाएगा। तो मैंने कहा मैं बता तो दूंगा आपको तरीके, लेकिन यार इसमें तो बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, डॉक्टरों से मिलना पड़ेगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि मैं आपको कैसा रास्ता बताऊं। तो खर्चा हो जाएगा। तो खर्चा बड़ा मोटा है। कहता कितना? मैंने कहा हो जाएगा 10-15 लाख का खर्चा। एडवांस कितना देना पड़ेगा? मैं एडवांस तो आप मेरे को 2 लाख रुपए दे जाओ। कहता ये लो जी 2 लाख रुपए। मैं टेंशन में, मैंने कहा यार इसने तो 10-15 लाख के केस को इतना हल्का में ले लिया और इसकी औकात नहीं है। लेकिन पैसे वाला आदमी था, गाड़ी उसके बाद मर्सिडीज, पैसे वाला लड़का दिख जाता है ना लोग की, उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी लाइफ स्टाइल से। 2 लाख रुपए ले तो लिए मैंने। अब मैं सोचा 2 लाख इसको मैं वापस करता हूँ तो जरूर किसी और डिटेक्टिव आ जाएगा, फंसेगा ये। अब इसको काउंसलिंग पार्ट करना चाहिए। तो मैं कहा इसमें से 1 लाख रुपये आप रख लो, 1 लाख रुपये मुझे दे दो। कहता सर वो क्यों? मैं कहा मैं आपसे 1 लाख रुपया 1 महीने के बाद लूँगा, जब मैं आपको बताऊँगा, और उसके बाद मैं अपनी बाकी फीस लूँगा, ठीक है? लेकिन 1 लाख मैं रिसर्च के ले रहा हूँ। कहता ठीक है, मुझे 1 महीने बाद आना? मैं नहीं, आपको हर तीसरे दिन मेरे पास आना है। कहता वो क्यों? तो मैं कहा नहीं आपसे मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये मेरा काउंसलिंग पार्ट था। मैं उसको हर अल्टरनेटिव डे, दूसरे तीसरे दिन अपने ऑफिस बुलाने लगा। जब भी वो ऑफिस आता मैं उससे बैठता, लंच उसके साथ करता, उसकी बात समझने की कोशिश करता, क्यों मरना चाहता है, क्या वजह है, ऐसा क्या हुआ। धीरे धीरे जब मैं उसके बहुत क्लोज होता चला गया, जब उसने मेरी लाइफ को देखा तो उसने मेरी लाइफ को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि देशवाजी कैसे जीते हैं, सुबह उठते हैं, शाम को एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, सुबह जिम जाते हैं, कहीं बार बूर में मतलब उसने लाइफ को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, ये लाइफ ज़्यादा अच्छी है। फिर उसे धीरे धीरे मैंने कहा अब एक काम करते हैं, अब बाहर बैठेंगे, कहीं किसी अच्छी जगह बैठेंगे, वहाँ बात करेंगे। धीरे धीरे वो खुलता गया। फिर मैंने पूछा कि अब यार बता दे सुसाइड क्यों करना चाहता था यार तू? कहता मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैं गर्लफ्रेंड थी तो क्या बुराई है? कहता नहीं वो मेरी मौसी की लड़की है। अच्छा। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं वो भी इतना ही प्यार करती? कहते हाँ वो भी इतना प्यार करती है। मैं फिर तो कहता शादी नहीं हो सकती हमारी। तो मेरा शादी नहीं हो सकती तो यार 1 रुपये की वैल्यू तभी खत्म होती है जब 2 रुपये आते हैं आपके हाथ में। भाई 50 रुपये की वैल्यू तब खत्म होती है जब 100 रुपये के आता। उस लड़की में ऐसा क्या, उससे बेहतर लड़की ढूंढ, अपने घर वालों को बोल, मुझे बोल, मैं उससे बेहतर लड़की लाके खड़ा कर दूंगा। यार इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं है जिससे बेहतर कोई और ना मिलती हो। ये प्यार प्यूर की बात करके तो आत्महत्या। तो धीरे धीरे उसको जब मैंने अच्छी तरह काउंसलिंग करी और समझाया तो होता क्या है कि 35 ईयर्स का जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी हर बात के अंदर ना कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर निकल के आते हैं जो सामने वाले पे अटैक करते हैं कि हाँ यार ये बात तो सही बोल रहा है। और धीरे धीरे उसने मेरी बात को माना और बोला कि नहीं अब मुझे सुसाइड नहीं करना। मैंने कहा नहीं मैंने बहुत अच्छे रास्ते ढूंढ लिए, वैसे बता दे अभी भी। कहता नहीं सर अब नहीं करना। अब भी मैं उसके साथ उठता बैठता हूँ, एवरीथिंग कूल। वाह सर वाह। तो ये काउंसलिंग पार्ट भी जीवन में चलते रहते हैं, चाहे वो प्री मैट्रिमोनियल में हो, पोस्ट मैट्रिमोनियल में। कितने लोग मैंने बचाए हैं। पोस्ट मैट्रिमोनियल में कितनी शादियां में लेडीज़ आई हैं मेरे पास कि हम आत्महत्या कर लेंगे। मैं ना, आत्महत्या रास्ता नहीं है।
आत्महत्या तो सबसे कमज़ोर इंसान करता है, इससे लड़ो, हर रोज़ फाइट है। तो बस ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोग यहाँ पे आए और हमको पॉडकास्ट, बहुत ही ज़बरदस्त आपने पॉडकास्ट दिया और आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा। अगर आप सर को रीच आउट करना चाहते हैं, सर को कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि सर आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, तो सर को कांटेक्ट करने के लिए सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे। ड्यूरेशन को देखते हुए पॉडकास्ट सर बंद करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा था आपके साथ बैठ के। पर अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो आप, सर के साथ एक और पार्ट ज़रूर करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से लोग हैं जो, बहुत सी ऑडियंस है हमारे पॉडकास्ट को एंजॉय करती है बिना सब्सक्राइब करे, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार पॉडकास्ट लाते रहेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखो, बस खुश रहो। चलो बाय बाय, सी यू, थैंक यू, टेक केयर।